क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर फेडरलिज्म। इस चैप्टर के अंदर हमें यह समझने को मिलता है कि आखिर इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे बनी, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि आखिर इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे है। ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर जानने को मिलती है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ये सिंगल वीडियो देखना है और सारे के सारे टॉपिक्स आपके यहीं कवर होने वाले हैं। तो फेडरलिज्म और जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है इसका इंट्रोडक्शन। तो चलो हम देखते हैं आज फेडरलिज्म का इंट्रोडक्शन की सर आखिर ये फेडरलिज्म होता क्या है। वी नोटेड दैट वर्टिकल डिविजन्स ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो सर हमने है ना पावर शेयरिंग का जो चैप्टर है उसमें ये देखा था कि सर जो भी गवर्नमेंट होती है उसके अंदर जो पावर्स है वो कैसे शेयर की जा सकती है, या तो वो वर्टिकली शेयर की जा सकती है या फिर वो हॉरिजॉन्टली शेयर की जा सकती है। तो सर जब वर्टिकली पावर शेयर की जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहाँ देख सकेंगे सर, उसे हम देख सकेंगे मॉडर्न डेमोक्रेसीज में। इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। और इस चैप्टर के अंदर हम यही देखने वाले हैं कि कैसे सर एक पावर का वर्टिकल डिविजन हम देख सकते हैं। तो सर वर्टिकल डिविजन को ही हम देखेंगे फेडरलिज्म में। फिर हम आगे देखते हैं इट इज मोस्ट कॉमनली रेफर टू एज फेडरलिज्म। और सर इसे ही क्या कहा जाता है, फेडरलिज्म कहा जाता है। फेडरलिज्म में ये देखा गया है बच्चों कि जो हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है उसके पास ज्यादा पावर होती है, सेकंड ग्रुप होता है उसके पास थोड़ी इसके कंपेयर में कम पावर होती है, और जो थर्ड जो हमारा लेवल होता है, थर्ड जो हमारा ग्रुप होता है उसके पास सबसे कम पावर होती है। और सर इसी के साथ साथ जो सबसे नीचे वाला है, जो सबसे नीचे वाला लेवल है वो अपने से ऊपर वाले लेवल की कहीं भी उसकी जो नीड है, कहीं पे भी उसका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको चेंज नहीं कर सकता है। और ना ही सर जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले जो लेवल है उसकी कोई भी डिसीजन मेकिंग या कोई भी एक्टिविटी को वो खारिज या फिर ख़त्म नहीं कर सकता। मतलब उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो किसी भी तरीके से अपना रोल नहीं निभा सकता। वी बिगिन बाय डिस्क्राइबिंग फेडरलिज्म इन जनरल टर्म्स। तो बेसिकली हम शुरुआत करते हैं सर फेडरलिज्म की इन जनरल टर्म्स में। तो फिर हम देखते हैं द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। इस पूरे के पूरे चैप्टर में सर हम इसकी अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, इसकी थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग देखेंगे और साथ साथ में सर फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस हम इंडिया में देखेंगे। फिर हम देखेंगे अ डिस्कशन ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड फॉलोड बाय एन एनालिसिस ऑफ द पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स दैट हैज स्ट्रेंथेंड फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस। फिर हम देखेंगे सर ऐसे कौन कौन से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, साथ ही साथ हम एनालिसिस करेंगे सर किनका कि सर हमारी जो पॉलिसीज है, जो पॉलिटिक्स है वो कैसे हमारे फेडरलिज्म को क्या करती है, स्ट्रेंथन करती है, मतलब उसे मजबूत बनाती है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर वी टर्न टू द लोकल गवर्नमेंट अ न्यू एंड थर्ड टायर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। और सर जब हम इस चैप्टर का एंड करेंगे तब हम देखेंगे कि सर हम कैसे लोकल गवर्नमेंट के एक नया जो फेडरलिज्म का हमारा नया टायर है जिसको हम कह देते हैं सर इंडियन फेडरलिज्म का नया टायर, जिसे हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं। टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज फेडरलिज्म। तो सर आखिर ये फेडरलिज्म होता क्या है, तो चलो देखते हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है। लेट अस गेट बैक टू दी कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सो इन दी लास्ट चैप्टर। तो सर हमने अभी लास्ट चैप्टर में ही क्या देखा है, बेल्जियम और श्रीलंका की एक स्टोरी देखी। जैसा कि हम जानते हैं कि बेल्जियम में क्या हुआ था, बेल्जियम में कई सारी एथनिसिटीज थी, उसके बावजूद भी सर जो बेल्जियम के लोग थे उन्होंने क्या किए, कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए और उसके साथ उन्होंने हर किसी एथनिसिटी को क्या दिए, राइट्स दिए, और साथ ही साथ एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी वहाँ पे इस्टेब्लिश करी। और सर उसके थ्रू क्या हुआ कि सर जो बेल्जियम था वहाँ के लोग अपने आप को एक दूसरे के इक्वल समझने लगे। सर उन्हें लगने लगा कि सर हम सभी लोग क्या है, एक जैसे ही तो हैं, हम सभी लोग क्या एक साथ रह सकते हैं। तो सर हाँ, हम सभी लोग एक साथ भी रह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में भी कुछ हमारी एथनिक आइडेंटिटीज थी, जैसे कि हम बात करते हैं सिन्हाला कम्युनिटी की, और या फिर हम बात कर लेते हैं सर तमिल कम्युनिटी की। तो हम ये देखते हैं कि सर श्रीलंका में क्या होता है, श्रीलंका के अंदर सिन्हाला जो कम्युनिटी होती है वो पावर को शेयर नहीं करना चाहती, और जब वो पावर को शेयर नहीं करना चाहती तो उसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे श्रीलंका के अंदर इन कम्युनिटीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं, और धीरे धीरे क्या देखा जाता है कि सर श्रीलंका में कई सारे मेजर कन्फ्लिक्ट होते हैं जिनके कारण कई सारे जो लोग हैं वो मारे जाते हैं। You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give this powers to the regional
गवर्नमेंट। तो सर ऐसे में हम देखते हैं बेल्जियम, तो बेल्जियम में हुआ क्या था कि सर बेल्जियम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसकी पावर को किया गया था रिड्यूस, और सर उन पावर्स को दिया गया था रीजनल गवर्नमेंट्स को, ताकि सर रीजनल गवर्नमेंट्स को भी लगे कि सर हमारे हाथों में क्या है, पावर है, और इसी के साथ साथ हम ओवरऑल जो हमारा सिस्टम है उसको हम गवर्न कर सकते हैं। रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर। पर जब हम बात करते हैं रीजनल गवर्नमेंट्स की, तो सर जो हमारा बेल्जियम है, बेल्जियम में रीजनल जो गवर्नमेंट्स थी वो बेल्जियम में पहले से ही एग्जिस्ट करती थी। दे हैड देयर रोल्स एंड पावर्स, तो सर उनके पास उनके कुछ रोल्स थे, उनकी कुछ पावर्स थी। फिर हम देखते हैं बट ऑल दिस पावर्स वर गिवन टू दिस गवर्नमेंट्स एंड कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पर सर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी बेल्जियम की, उसके पास क्या थी, सुप्रीम पावर थी। सर वो जो पावर थी उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकती थी, वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की या फिर रीजनल गवर्नमेंट की पावर को किसी भी समय पे विड्रॉ करा सकती थी। द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993 वाज दैट द रीजनल गवर्नमेंट्स वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दैट वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सर अभी तक तो क्या सिनारियो था, जो भी रीजनल गवर्नमेंट थी ना वो अपनी पावर्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करती थी। पर सर 1993 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये किया गया कि सर जो रीजनल गवर्नमेंट है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी मिल जाती है, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिल जाती है कि सर अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर देगा सर रीजनल गवर्नमेंट को। सर तो सर इससे होता क्या है, सर ओवरऑल जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर अब ज्यादा समय तक रीजनल गवर्नमेंट डिपेंडेंट नहीं हो पाती। दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सर अब क्या होता है, जो बेल्जियम है वो धीरे धीरे अब शिफ्ट हो जाता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सर क्यों ऐसा क्यों देखा गया, क्योंकि सर पहले जो पावर थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही थी, ओवरऑल जितनी भी पावर थी वो किसके पास थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। पर अब ये देखा गया कि धीरे धीरे अब जो ये पावर है फेडरेशन के पास जा रही थी। फेडरेशन के पास जाने का मतलब सर इतना सा ही है, फेडरेशन मतलब सर जो भी स्टेट्स है, जो भी रीजनल पार्टी है, अब धीरे धीरे उनके पास भी पावर्स आ रही थी। श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अ यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स। पर सर जो श्रीलंका है, श्रीलंका ने अपना जो यूनिटरी सिस्टम है उसको बनाए रखा, और सर इसी के साथ साथ नेशनल गवर्नमेंट को ही सारी पावर्स देके उन्होंने रखा, उनको सिक्योर कर दिया कि सर सारी पावर्स किसके पास है, नेशनल गवर्नमेंट के पास है, हम किसी भी तरीके की पावर शेयरिंग नहीं करने वाले हैं। तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम। तो सर ऐसे में जो तमिल लीडर्स है वो चाहते थे कि सर श्रीलंका जो है, श्रीलंका को यूनिटरी गवर्नमेंट से एक फेडरल गवर्नमेंट बनाया जाए, फेडरल सिस्टम इसमें बनाया जाए, ताकि सर ओवरऑल सिस्टम जो है श्रीलंका का वो चेंज किया जा सके, ताकि ओवरऑल जो पावर है उसका क्या किया जाए, शेयर किया जा सके। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स ऑफ द कंट्री। तो सर फेडरलिज्म एक ऐसी गवर्नमेंट है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ये देखा जाता है कि सर जितनी भी पावर है वो सेंट्रल अथॉरिटी और साथ ही साथ जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जितने भी रीजनल जो गवर्नमेंट्स है उनके साथ भी शेयर करी जाती है। फिर हम देखते हैं यूजुअली अ फेडरेशन हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यूजुअली ये देखा जाता है कि सर एक जो फेडरेशन है उसके पास टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, मतलब एक तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी होती है कौन सी सर, फेडरल गवर्नमेंट। फिर हम ये देखते हैं वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। तो सर एक होती है सर एंटायर कंट्री के लिए जिसे हम कह देते हैं नेशनल गवर्नमेंट, जो सर ओनली ऑन सर जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है उसी के लिए ही क्या होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है। द अदर्स आर द गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर स्टेट्स। तो सर हम समझ सकते हैं कि बाकी जो गवर्नमेंट बसती है, जो बाकी प्रोविंसेस या स्टेट गवर्नमेंट बसती है, उनका काम सिर्फ इतना था कि सर ये लोकल जो स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखे और दिनों दिन के जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने का काम है वो करे। बोथ दिस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ दी अदर। और सर दोनों की दोनों जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर्स को इंडिपेंडेंट होके यूज कर सकती थी। फिर हम आगे देखते हैं इन दिस सेंस फेडरेशन आर कंट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट्स। तो सर फेडरेशन क्या है, सर फेडरेशन और कुछ नहीं, एक यूनिटरी गवर्नमेंट है। अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सर यूनिटरी सिस्टम में ऐसा देखा जाता है कि सर एक जो लेवल होता है वो तो होती है गवर्नमेंट, और बाकी जो सिस्टम होता है, बाकी जो यूनिट्स होते हैं वो उसके होते हैं सबऑर्डिनेट या सब यूनिट्स। फिर हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल एंड द लोकल गवर्नमेंट। तो सर एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑर्डर को पास करती है, और किन के लिए ऑर्डर को पास करती है सर, वो प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट्स के लिए ऑर्डर्स को पास
पास किया करती है। बट इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। पर सर जब हम बात करते हैं फेडरल सिस्टम की, यहाँ पे हम बात कर रहे थे सर यूनिटरी गवर्नमेंट की, तो सर उसमें तो यही देखा जाता है कि सर जो यूनिटरी सिस्टम है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देती है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उनको ऑर्डर देती है कि सर आपको ऐसा करना है। पर जब हम बात करते हैं फेडरल सिस्टम की, तो सर फेडरल सिस्टम में ये नहीं किया जा सकता। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपनी सबऑर्डिनेट या स्टेट गवर्नमेंट को सर ऑर्डर नहीं दे सकती है। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ऐसी कुछ पावर्स होती है जिसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं होती, मतलब जवाबदेह नहीं होती कि सर जो स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर है उस स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर में जो भी काम होगा वो सर सारे के सारे जो काम होगी वो स्टेट गवर्नमेंट खुद करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें कोई भी रोल होने वाला नहीं है। बोथ दिस गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू दी पीपल। और सर फिर भी ये देखा जाता है कि सर जो दोनों ही गवर्नमेंट है, जबकि हम बात कर ले स्टेट गवर्नमेंट की, जब भी हम बात कर ले सेंट्रल गवर्नमेंट की, दोनों ही सर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आंसरेबल है, वो सिर्फ जनता के लिए, पीपल के लिए क्या है, आंसरेबल है। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर ओवरऑल फेडरलिज्म में ये देखा जाता है कि सर दोनों ही गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती है अपने अपने सब्जेक्ट्स के अंदर, अपने अपने सब्जेक्ट्स के अंदर। ये भी याद रखना बच्चों। पर फिर भी जब देखा जाता है ओवरऑल जितना भी एक्सपेक्ट देखा जाता है तो ऐसा भी देखा गया है कि सर दोनों ही भले ही अपने आप में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, पर सर वो किसके लिए जवाबदेह होती है, किसके लिए आंसरेबल होती है, वो सिर्फ और सिर्फ सर लोगों के लिए, जनता के लिए क्या होती है, आंसरेबल होती है। फिर हम आगे देखते हैं सेकंड जो पॉइंट है, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स। तो सर डिफरेंट टायर्स होते हैं गवर्नमेंट में और वो क्या करते हैं, गवर्न द सिटीजन्स, सिटीजन्स को गवर्न करते हैं। बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और सर हर किसी टायर के पास अपना क्या होता है, जुरिडिक्शन होता है, जिसके अंदर वो लेजिस्लेशन कर सकते हैं, मतलब कानून बना सकते हैं, कर ले सकते हैं, मतलब सर टैक्सेशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है सर उसमें प्रशासन कर सकते हैं। मतलब हम बात करते हैं लेजिस्लेशन की, टैक्सेशन की, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन की। तो हम बात करते हैं सर कि जब थ्री टायर गवर्नमेंट होती है, थ्री टायर गवर्नमेंट का मतलब है सर एक तो है सर कौन सी, नेशनल गवर्नमेंट, एक तो है कौन सी, नेशनल गवर्नमेंट, सेकंड जो है वो है कौन सी, स्टेट गवर्नमेंट, और जो सर थर्ड है वो है पंचायत या फिर म्युनिसिपैलिटी। और सर जो ये तीनों ही गवर्नमेंट है, तीनों ही टायर्स जो है वो अपने पास अपने स्पेसिफिक जुडिडिक्शन को रखती है और साथ ही साथ अपने इस जुडिडिक्शन में वो लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो जुडिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सर बात आती है कि सर ये जो जुडिडिक्शन है ना सर, इनका जो एरिया है जहाँ तक इनकी पावर्स काम करती है, सर ये लिखी भी कहाँ पे है, सर ये हमें कहाँ देखने को मिल सकती है, तो सर ये पावर कहाँ देखी जा सकती है, ये पावर देखी जाती है सर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि सर ये जो थ्री टायर गवर्नमेंट है, इन थ्री टायर गवर्नमेंट के अंदर किसके पास कौन कौन सी पावर है और साथ साथ में उनका जुडिक्शन कौन कौन सा है। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। तो सर हर किसी गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस और साथ ही साथ जो अथॉरिटी है, जो भी इन टायर्स के लिए अथॉरिटी बनाई गई है, एग्जिस्टेंस बनाया गया है, वो इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। तो सर उसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है, गारंटी देता है कि आपका सिस्टम चेंज नहीं हो सकता। फिर हम बढ़ते हैं पॉइंट 4 के ऊपर, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो सर जो फंडामेंटल प्रोविजंस है ना सर, जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना सर कॉन्स्टिट्यूशन का, सर एक टर्म होती है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप आने वाली क्लासेस के अंदर जब भी आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो इस टर्म के बारे में आप जरूर सुनोगे कि सर जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब हम बात करते हैं सर फंडामेंटल प्रोविजंस की, जिसके कारण सर हमारा ओवरऑल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना है। तो सर फंडामेंटल प्रोविजंस को हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज नहीं करने का मतलब है सर कि सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट, अगर सर नेशनल गवर्नमेंट को लगता है कि सर फंडामेंटल जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज होने चाहिए, तो सर वो ऐसा नहीं कर सकती है, वो उसमें चेंज नहीं ला सकती है। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और अगर ऐसे में अगर उसे चेंज लाना ही है तो उसी के साथ साथ सर जो सेकंड टायर ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब सर जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनको भी उसके लिए एग्री करना पड़ेगा कि हाँ सर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो सर अब हम बात करते हैं कोर्ट्स की।
पहले हमने क्या देखा था सर, एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर देखा था जिसमें हम बात कर रहे थे सर लेजिस्लेचर की, एग्जीक्यूटिव की, और हमने बात क्या करी थी जुडिक्शन की, या फिर हम बात करते हैं जुडिशरी की। तो सर जुडिशरी का काम अब हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि सर जुडिशरी आखिर क्या करती है। पर हम अभी जो बात करें, अभी हम बात करें फेडरलिज्म की, फेडरलिज्म में हमें क्या देखने को मिलता है, पहले में हमें देखना मिलता है नेशनल गवर्नमेंट, या हम बात करते हैं एनजी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेकंड में हमें देखने को मिलता है एसजी मतलब स्टेट गवर्नमेंट की, और जो थर्ड टायर है उसके ऊपर हमें देखने को मिलता है पंचायती राज और साथ ही साथ म्युनिसिपैलिटी। तो हमें ये समझ में आता है कि सर ये कौन सा डिवीजन है, ये है हॉरिजॉन्टल डिवीजन, और ये कौन सा डिवीजन है सर, ये है वर्टिकल डिवीजन। तो हम बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन की, तो हम समझ चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं वर्टिकल डिवीजन की। तो सर वर्टिकल डिवीजन में ये देखा जाता है कि सर जो भी लेजिस्लेशन है, जो भी पावर्स है, उसको इंटरप्रेट कौन करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कौन करेगा सर, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इंटरप्रेट कौन करेगा, तो सर वो कौन इंटरप्रेट करेगा, कोर्ट्स इसको इंटरप्रेट करेंगे। और साथ ही साथ जितनी भी पावर्स है, जितने भी डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के पास पावर है, उन सभी को कौन इंटरप्रेट करेगा, वो सभी को जो हमारा कोर्ट है, जो जुडिशरी है, वही उसको इंटरप्रेट करेगा। द हाईएस्ट कोर्ट्स एक्ट्स एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट्स अराइजेज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स। तो सर जो कोर्ट है वो क्या है, हाईएस्ट पावर है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं, अगर कभी भी सर नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब किसी भी तरीके से इनके बीच में कंसेंट नहीं बन पाता, इनके बीच में सर ओवरऑल जो सिस्टम है वो नहीं बैठ पाता कि सर हाँ कि ऐसा होना चाहिए था, कि सर हाँ कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नेशनल गवर्नमेंट से है ना एग्री नहीं कर सकती है, या फिर जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट से एग्री नहीं करती है, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो सर इस डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करेगा, तो सर इस डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा कौन, हाईएस्ट अथॉरिटी। और हाईएस्ट अथॉरिटी कौन सी है सर, कोर्ट है। तो हम समझ सकते हैं कि सर कोर्ट के पास हाईएस्ट अथॉरिटी दी गई है। अब हम चलते हैं 6 पॉइंट की तरफ। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो सर हर किसी लेवल की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बनाई जा सके कि सर कि जितने भी लेवल से, जितने भी टायर से, वो फाइनेंशियली किसी और टायर के ऊपर या फाइनेंशियल किसी और लेवल के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, इसके लिए हर एक टायर के लिए क्या बनाए गए हैं, एक स्पेसिफिक रूल्स बनाए गए हैं, स्पेसिफिक रेवेन्यू के सोर्स बनाए गए हैं। द फेडरल सिस्टम दस हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स। तो अब बात करते हैं हम फेडरल सिस्टम के ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो सर फेडरल सिस्टम का ड्यूअल ऑब्जेक्टिव है टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट या फिर ऑफ द कंट्री। तो सर जो सबसे पहला जो उसका काम है वो है सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी। तो सर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यूनिटी को सेफगार्ड किया जाए, प्रमोट किया जाए, एक कंट्री के अंदर इन दोनों ही मुद्दों को क्या बनाया जाए, इन दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स को सिक्योर किया जाए, वाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। और इसी के साथ साथ सर जो हमारी रीजनल डाइवर्सिटी है उसको क्या किया जाए, अकोमोडेट किया जाए। देयरफॉर टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू द सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो सर ऐसे में टू एस्पेक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाते हैं एक इंस्टीट्यूशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, कि सर ओवरऑल जो फेडरलिज्म जो गवर्नमेंट है वो कैसे डिफरेंट लेवल्स के ऊपर प्रैक्टिस करने वाली है। फिर हम आगे देखते हैं, दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द अरेंजमेंट। तो सर ऐसे में हर एक जो पार्ट है, हर एक जो टायर है, उसके पास खुद के क्या है, कुछ एग्रीमेंट हो रखे हैं। साथ ही साथ अन आइडल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एक्सपेक्ट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। तो सर जो अभी हम बात करते हैं एक आइडल फेडरल सिस्टम की, तो सर आइडल फेडरल सिस्टम में हमें क्या देखने को मिलता है सर, उसमें हमें देखने को मिलता है म्यूचुअल ट्रस्ट। सबसे पहला क्या है सर, म्यूचुअल ट्रस्ट, और दूसरा है सर एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, कि सर हम साथ साथ रह सकते हैं। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। तो सर जो एग्जैक्ट पावर की जब हम बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पावर की जब हम बात करते हैं, तो ये देखा जाता है कि सर जो फेडरेशन है वो फेडरेशन टू फेडरेशन ये जो पावर्स है वो क्या करती है, मूव करती है। फिर हम बात करते हैं, दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वॉज फॉर्म। तो सर ये जो बैलेंस है ये डिपेंड करता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, जो कि एक फेडरेशन के द्वारा ही फॉर्म किए जाते हैं। फिर हम देखते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू which federations have been formed। तो सर दो तरीकों से हम फेडरेशन को फॉर्म कर सकते हैं। द फर्स्ट रूट इनवॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। तो सर एक तो रास्ता ऐसा है कि सर जिसमें कई सारे जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स है ना वो एक दूसरे के पास में आते हैं, सर बोलते हैं कि सर हम एक काम करते हैं कि हम एक बना लेते हैं सर, क्या एक यूनियन बना लेते हैं, हम एक ग्रुप बना लेते हैं, और ऐसे में सर हमें एक बिगर यूनियन मिल जाएगा, एक बिगर यूनिट मिल जाएगा जो हमें क्या करेगा, गवर्न करेगा। सो दैट बाय पुलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग
आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। तो ऐसे में सर वो अपनी सॉवरेनिटी को और साथ ही साथ आइडेंटिटी को सिक्योर करते हुए ओवरऑल सिस्टम को क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी दे सकते हैं। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशंस इंक्लूड द यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। और सर ये जो कमिंग टुगेदर जो हम अभी देख रहे हैं ना, ऐसा कहाँ कहाँ हुआ है, ऐसे फेडरेशन कहाँ कहाँ फॉर्म हुए हैं सर? ऐसे फेडरेशन हमें यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हमें देखने को मिलते हैं। इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर्स एंड आर स्ट्रॉन्ग वाइस वर्सा द फेडरल गवर्नमेंट। तो सर ऐसा देखा जाता है कि जितने भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होते हैं उनके बीच में जो ये फेडरेशन बनता है उनके अंदर इक्वली पावर शेयर की जाती है। मतलब सर हम समझ सकते हैं कि जब उन लोगों ने ग्रुप बनाया है, मिलजुल कर वो साथ चलने के वादे और कस्में निभा रहे हैं, तो सर हम ये समझ सकते हैं कि उनकी जो पावर है वो कैसी होगी, इक्वल होगी। साथ ही साथ जो उनका फेडरल गवर्नमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। द सेकंड रूट इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट्स। अब हम बात करते हैं एक लार्ज कंट्री की जिसने अपनी ही कम्युनिटी को, अपनी ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट को, अपनी ही पावर शेयरिंग को क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है। मतलब सर अपनी पावर को क्या किया है, शेयर किया है। एक तो किया है सर स्टेट के बीच और एक किया है नेशनल गवर्नमेंट के बीच। मतलब सर एक लार्ज कंट्री ने टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बना लिया है जिसमें एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट और सेकंड जो है वो है नेशनल गवर्नमेंट। अब बात करते हैं इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो सर इंडिया, स्पेन और जो बेल्जियम है वो होल्डिंग टुगेदर टाइप के फेडरेशन है, जबकि अभी हमने कौन सा देखा था सर, ये है कमिंग टुगेदर। मतलब ये खुद चल के साथ में आए थे। ओके, तो इसको हम कह देते हैं कमिंग टुगेदर। और जब सर जो खुद एक साथ में रह रहे थे और उसके बावजूद उसमें पावर शेयरिंग के लिए डिवाइडेशन देखने को हमें मिलता है, पावर शेयरिंग की जाती है, तो सर उसे ही हम कह देते हैं होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट। फिर हम देखते हैं इन दिस सेकंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल वाइज वर्सा दी स्टेट्स। तो सर ऐसा देखा जाता है कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट से। फिर हम देखते हैं वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स। तो सर कई बार ऐसा देखा गया है कि सर जो ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं उनके पास अनइक्वल पावर होती है। सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर और सर कुछ और जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो सर इंडिया को एक फेडरल कंट्री क्या बनाता है, तो चलो देखते हैं बच्चों। वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। तो सर हमने है ना कई सारे एग्जांपल्स देख लिए। बेल्जियम का हमने एग्जांपल देखा है, हमने श्रीलंका का एग्जांपल देखा है। उसमें बेसिकली होता क्या है सर, जो एथनिक जो आइडेंटिटीज है ना सर, उसके कारण धीरे 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 ओवरऑल कंट्री के अंदर ही है ना कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। बस ये श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी है। पर सर जो बेल्जियम होता है, बेल्जियम उसको सॉल्व कर लेता है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, और सर जो श्रीलंका है वो उसे सॉल्व नहीं कर पाता। यही है सर बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी। और सर यहाँ पे क्या देखी गई थी सर, यहाँ पे डाइवर्सिटी देखी गई थी। और सर जो बेल्जियम है उसने डाइवर्सिटी को मैनेज कर लिया था, जबकि श्रीलंका ने अच्छे से मैनेज नहीं किया था। पर क्वेश्चन ये है सर, व्हाट अबाउट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया विद सो मेनी लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड रीजन्स। तो सर हम बात करते हैं इंडिया जैसी कंट्रीज की, जहां हमें क्या देखने को मिलती है, कई सारी लैंग्वेजेस देखने को मिलती है, रिलीजन्स देखने को मिलते हैं, रीजन्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके बावजूद भी इंडिया अपनी डाइवर्सिटी को मैनेज करे जा रहा है। फिर ऐसे में क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट आर दी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन आवर कंट्री। तो सर हमारे कंट्री के अंदर कौन से ऐसे पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स किए गए हैं जिसके कारण इंडिया हमारी सारी डाइवर्सिटी को मैनेज कर पा रहा है। लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलो शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में। इंडिया हैड इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन। तो सर इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन बनता है, पर सर जो इंडिया के इंडिपेंडेंट बनने की जो ये कहानी थी ये इतनी अच्छी होती नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है वो एक पेनफुल और एक ब्लडी पार्टीशन को क्या करता है, फेस करता है। फिर हम आगे देखते हैं, सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। तो सर इंडिपेंडेंस के बाद से ही कई सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स है जो इंडिया के पार्ट बन गए थे। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऑल्दो it did not use the word federation. The Indian Union is based on the principle of federalism. तो सर अब मजे वाली बात ये थी ना कि सर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंडिया को डिक्लेयर किया सर यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या डिक्लेयर किया, यूनियन ऑफ स्टेट्स तो जरूर डिक्लेयर किया, पर सर वहां पे कहीं पे भी नहीं लिखा था कि इंडिया एक फेडरेशन है। जबकि सर हमारा जो ये यूनियन है सर, ये जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जो ये यूनियन है ये बना किस पे है सर, ये बना है प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म के ऊपर की। सर जो हमारा यूनियन है वो किसे फॉलो करता है, प्रिंसिपल फेडरलिज्म को क्या करता है, फॉलो करता है। जबकि फेडरेशन जो वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को नहीं मिलता है। लेट अस गो बैक टू दी 7 फीचर्स। सर कुछ 7 फीचर्स हमने इससे पहले वाले टॉपिक में कवर कर लिए हैं, तो ये यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। वी कैन सी दैट ऑल दिस फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ द
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सर जितने भी हमने फीचर्स पढ़े थे वो सभी के सभी फीचर्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही अप्लाई किए जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो सर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सर एक तो होती है उसमें यूनियन गवर्नमेंट और दूसरी जो गवर्नमेंट होती है उसे हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो सर इसी के साथ साथ ये रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन ऑफ इंडिया को और स्टेट गवर्नमेंट को। तो हम समझ सकते हैं कि सर जो हमारा ओवरऑल सिस्टम है, जो हमारी ओवरऑल जितनी भी गवर्नमेंट है वो हमारे कैसे डिवाइड हो रखी है सर, वो यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट में वो डिवाइड हो रखी है। मतलब बात तो ये करते हैं कि सर यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है ना, पर हाँ सर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग है। तो फर्स्ट जो है वो कौन है, यूनियन या नेशनल गवर्नमेंट है, और जो सेकंड है वो कौन सी, स्टेट गवर्नमेंट है। लेटर अ थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। और सर पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के रूप में एक थर्ड टायर भी हमारे फेडरलिज्म में ऐड किया जाता है। एज इन एनी फेडरेशन दिस डिफरेंट टायर्स एंजॉय सेपरेट जुडिक्शन। तो सर ऐसे ही सर हम जब बात करते हैं हमारे फेडरेशन की तो देखा जाता है कि सर इंडिया का जो ये फेडरेशन है, ओवरऑल जो ये सिस्टम है, ये इसके जो जुडिक्शन है उसको भी सेपरेट करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड अ थ्रेडफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो सर जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है लेजिस्लेटिव पावर्स का वो हमें प्रोवाइड करता है। तो ये 3 फोल्ड जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है, एक तो है सर नेशनल लेवल पे, सेकंड है स्टेट लेवल पे, और जो थर्ड है वो है पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी लेवल पे। फिर हम बात करते हैं दस इट कंटेन्स 3 लिस्ट। तो सर ऐसे में इंडियन जो गवर्नमेंट है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन जो फेडरलिज्म है उसके पास क्या है, 3 लिस्ट है। अब ये जो 3 लिस्ट है तो सर 3 लिस्ट के अंदर है क्या सर, अब जैसे कि हम नाम से समझ गए हैं कि लिस्ट है, लिस्ट है मतलब कोई एक है ना किसी है ना सब्जेक्ट्स की क्या हो चुकी होगी, वो लिस्ट बन चुकी होगी। तो सर इस लिस्ट के अंदर वो सभी की सभी चीज़ें लिखी गई है जो ओवरऑल जो है ना यूनियन के पास जितने भी सब्जेक्ट है कि सर इसके ऊपर लेजिस्लेशन बनाने का, इस पर एडमिनिस्ट्रेशन करने का पावर जो है वो किसके पास है, यूनियन के पास है। तो सर हम इसको नाम दे देते हैं यूनियन लिस्ट की। जब यही पावर, जब यही लेजिस्लेशन बनाने का पावर सर, जब यही ओवरऑल कंट्रोल जब स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा तो सर हम उसे कह देंगे स्टेट लिस्ट। और सब जब इन दोनों को ही एक ही लिस्ट पे दोनों को ही बनाने का अधिकार होगा, एक ही लिस्ट पे दोनों को ही लेजिस्लेशन बनाने का अधिकार होगा, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन करने का अधिकार होगा, राइट होगा, तब हम उसे कह देंगे कॉन्करेंट लिस्ट। तो अभी हम बात कर देते हैं यूनियन लिस्ट की। तो सर यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री। तो सर जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस के जो इश्यूज है ना वो कहाँ पे ऐड किए जाते हैं, वो सर यूनियन लिस्ट में ऐड किए जाते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं डिफेंस की, फॉरेन अफेयर्स की, बैंकिंग की, कम्युनिकेशन की एंड करेंसी की, ये सारे के सारे जो अफेयर्स है वो किस में आते हैं, वो सारे के सारे यूनियन लिस्ट में आते हैं। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारे यहाँ की यूनियन गवर्नमेंट है, उसके पास पावर्स होते हैं इन सब्जेक्ट्स के ऊपर डिसीजन लेने के। फिर हम देखते हैं देयर आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दिस मैटर्स थ्रू आउट दी कंट्री। तो सर ऐसे मैटर्स के ऊपर हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इंडिया में देखा गया है कि इन जितने भी हमें सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं ना, इन सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर ये देखा गया है कि क्या बनता है, एक पॉलिसी बनती है जो कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। क्योंकि सर अगर हमने कह दिया कि सर जैसे कि राजस्थान वालों ने कह दिया कि सर चलो एक काम करते हैं, हम है ना पाकिस्तान तक की रोड बना लेते हैं और है ना हमेशा के लिए उसे कनेक्ट कर देते हैं, बॉर्डर सब खत्म कर देते हैं। अगर ऐसा कभी राजस्थान ऐसा कोई कदम उठाएगा तो सर ऐसे में क्या होगा कि हमारा जो डिफेंस है, जो भी हमारा ओवरऑल कंट्री का जो डिफेंस है वो कैसे में आ जाएगा, डेंजर में आ जाएगा। पर सर राजस्थान स्टेट क्या खुद ऐसा कुछ कर सकता है? राजस्थान स्टेट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो ऐसा कोई भी कदम उठा सके। उसके लिए सर जरूरत है सर सिर्फ और सिर्फ यूनियन लिस्ट की। और ये यूनियन लिस्ट का कौन सा टॉपिक सर, हम बात करते हैं डिफेंस की। और सर जो डिफेंस है उसके ऊपर लेजिस्लेशन बनाने का, एडमिनिस्ट्रेशन करने का जितना भी कंट्रोल है वो किसके पास है, नेशनल गवर्नमेंट के पास है। फिर हम आगे देखते हैं द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। तो हम समझ चुके हैं यूनियन लिस्ट में मेंशन जितने भी सब्जेक्ट्स है ना उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉज बना सकती है। फिर हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। तो सर स्टेट लिस्ट क्या होता है? कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। तो सर जो स्टेट लिस्ट होती है वो किन टॉपिक्स को कवर करती है सर? वो स्टेट रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको कवर करती है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं पुलिस की, ट्रेड की, कॉमर्स की, एग्रीकल्चर की, साथ ही साथ इरिगेशन की। तो सर इन सभी टॉपिक्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि सर इन सभी टॉपिक्स के ऊपर किसकी पावर चलेगी, इसके ऊपर स्टेट की पावर चलेगी, क्योंकि सर ये स्टेट लिस्ट में इंक्लूड है। द स्टेट लिस्ट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट, और इनसे रिलेटेड सभी इश्यूज को, सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार है, जो लॉज बनाने का अधिकार है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट लिस्ट या फिर जो स्टेट्स है उनके पास है। कॉन्करेंट लिस्ट, अब सर बात कर लेते हैं कॉन्करेंट लिस्ट की, जिसके ऊपर दोनों ही लेजिस्लेशन बना सकते हैं, जिसको दोनों ही एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं, उसे ही हम क्या कह देते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट कह देते हैं। इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो सर ऐसा एक लिस्ट है, ऐसा एक लिस्ट है जिसके ऊपर जितने भी सब्जेक्ट है ना, उन सभी को यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही हैंडल कर सकते हैं, सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिजेस, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। और सर ये टॉपिक्स कौन कौन से, ये टॉपिक्स है सर एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। इन सभी के ऊपर लॉज बनाने का अधिकार किसको है, दोनों ही गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को भी है, यूनियन गवर्नमेंट को ही। पर सर अगर यूनियन गवर्नमेंट पहले कानून बना देती है, पहले लेजिस्लेशन बना देती है, तो उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर जो भी जितने भी लेजिस्लेशन है, जितने भी कानून है, वो काम नहीं करेंगे। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट इफ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर वही लॉज को प्रिवेल किया जाएगा, उन्हीं लॉज को प्रिवेल किया जाएगा जो सारे के सारे यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। अगर कभी भी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई होगी, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो सर जो हमेशा बात मानी जाएगी वो कौन होगी, वो होगी यूनियन गवर्नमेंट की। फिर हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट अबाउट सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट। तो सर वो जो सब्जेक्ट जो इन तीनों ही लिस्ट में नहीं आते, उन सभी की पावर्स किसके पास जाती है। तो सर रेजिडुअल पावर, हमने पहले के टॉपिक्स में रेजिडुअल पावर के बारे में भी सुना है। तो सर ये जो रेजिडुअल पावर है ना, वो रेजिडुअल पावर किसके पास जाती है, वो रेजिडुअल पावर जाती है सर सेंटर के पास, यूनियन के पास, या जिसे हम कहते हैं नेशनल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप टू आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। अब सर हम बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, तो सर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कब आया था, सर कॉन्स्टिट्यूशन के होने के बाद आया था, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद आया था। तो सर इससे रिलेटेड जो पावर है वो किसके पास जाती है, सर वो जाती है नेशनल गवर्नमेंट के पास। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेजिडरी सब्जेक्ट्स। तो सर जितने भी रेजिडरी सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो भी बच्चे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर जो पावर्स है वो किसकी चलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट की चलेगी। वी नोटेड अबाउट दैट मोस्ट फेडरेशन that are formed by holding together do not give equal power to its constituent units। तो सर ऐसा देखा गया है, सर जितने भी जो फेडरेशन है वो फॉर्म हुए हैं होल्डिंग टुगेदर, मतलब सर एक जो है नेशन बन रखा था, उसने अपनी पावर्स को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, अपने पावर शेयर कर दी। तो सर ऐसे में सर जितने भी होल्डिंग टुगेदर वाले कॉन्सेप्ट बनते हैं ना सर, वो हमेशा इक्वल पावर को शेयर करते हैं, वो सभी के सभी इक्वल पावर वाले कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं। दस ऑल स्टेट इन द इंडियन यूनियंस डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। तो सर ऐसे में हम समझ सकते हैं जितने भी इंडियन यूनियन के स्टेट्स है वो किसी भी तरीके के आइडेंटिकल पावर को शेयर नहीं करते हैं। सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल पावर। तो ऐसे में सर कुछ स्टेट्स के पास कुछ है ना स्पेशल स्टेटस होता है, कुछ स्पेशल पावर्स होती है, जैसे कि सर जम्मू एंड कश्मीर हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बातें हो चुकी है बच्चों पुरानी, अब जम्मू कश्मीर के पास कोई सा भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि सर अब जो जम्मू एंड कश्मीर है वो इंडिया का एक क्या है, यूनियन टेरिटरी है। तो हम समझ सकते हैं कि सर जम्मू एंड कश्मीर के जो स्पेशल स्टेटस था वो उससे छीना जा चुका है, और सर जो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था अब उसको भी साइड में किया जा चुका है। अब सर जो इंडिया में अप्लाई होता है वही जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होगा। फिर हम चलते हैं, मैनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू दिस स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली। तो सर ऐसे पहले की जो सिचुएशन थी उसमें ये देखा जाता था कि सर कई सारे ऐसे प्रोविजंस थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो इस स्टेट में एप्लीकेबल नहीं होते थे जब तक कि सर यहाँ की स्टेट असेंबली उसको एक्सेप्ट नहीं कर ले। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हियर। और सर जो भी इंडियंस यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट नहीं थे, जो भी इस स्टेट के परमानेंट रेजिडेंट नहीं थे, उन्हें किसी भी तरीके से लैंड और हाउस को बाय करने का राइट यहाँ पे नहीं था। फिर हम देखते हैं सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल। तो सर ऐसे कई सारे है ना इंडिया के और भी स्टेट्स हैं जिनके लिए कुछ स्पेशल पावर्स आज भी एग्जिस्ट करती है। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। और सर ऐसे में कई सारे ऐसे भी इंडियन यूनियन के एक है ना पार्ट बन चुके स्टेट्स हैं जिनके पास आज बहुत कम पावर है। दिस आर एरियाज विच आर टू स्मॉल और टू बिकम अन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कुड नॉट बी इमर्ज विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। फिर हम आगे देखते हैं, दिस एरियाज लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरी।
टेरिटरीज। तो सर ऐसे में ये अपने आप में स्टेट तो बन चुके हैं, पर सर इनके पास कोई पावर नहीं है, क्योंकि सर इनकी जो भी पावर है वो जो यूनियन है वो खुद क्या करता है, होल्ड करता है। मतलब सर यूनियन के पास इसकी पावर है, और इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, यूनियन टेरिटरीज भी इन्हें कह देते हैं। दिस टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ अ स्टेट। तो सर हम ये समझ सकते हैं कि जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उन सभी के पास एक पावर नहीं है स्टेट की। फिर हम आगे देखते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन रनिंग दिस एरियाज। तो सर जो यूनियन गवर्नमेंट है, तो सर हम ये समझ ही गए होंगे सर यूनियन टेरिटरी है तो सर इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, यूनियन कर रहा है। यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, तो इससे रिलेटेड जितने भी स्पेशल पावर्स है वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास देखे जाते हैं। द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सर ये जो है ना पावर शेयरिंग हमें देखने को मिलती है यूनियन गवर्नमेंट के साथ साथ, और जो है ना स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच में जो ये पावर शेयरिंग हो रखी है ना, वो सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर में मेंशन की गई है। इट इज नॉट इजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। तो सर इन पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स को चेंज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। द पार्लियामेंट कैन नॉट इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। तो सर पार्लियामेंट जो है, जो नेशनल गवर्नमेंट जो है, जो नेशनल गवर्नमेंट जहां पे अपनी पावर होल्ड करती है वो होती है सर पार्लियामेंट। और सर जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट अपने आप से खुद से ही सिर्फ और सिर्फ इन अरेंजमेंट्स में चेंज नहीं ला सकती। स्टेट पावर्स जो है, स्टेट जो गवर्नमेंट से उनसे भी बात करनी होगी कि सर हम क्या हमारे ओवरऑल इस सिस्टम है, ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर क्या हम चेंजेस लाएं या ना लाएं। एनी चेंज टू इट हैज टू बी फर्स्ट पास बाय द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी। सर इसी के लिए जब भी हमें ऐसे कुछ चेंजेस लाने होंगे तो सबसे पहले हमारे जो पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस हैं उसको 2/3 मेजॉरिटी से इसे पास करना होगा, मतलब ओवरऑल पूरे पार्लियामेंट को उसको सपोर्ट करना होगा। देन इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। और इसी के साथ साथ सारे के सारे जितने भी हमारे सामने स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स के हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर को इसको क्या करना होगा, रेटिफाई करना होगा। तो हम समझ सकते हैं कि सर ये लगभग इम्पॉसिबल है कि सर 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट क्या करे, एक लॉ को, एक पावर शेयरिंग चेंजेस के लिए लाए गए एक्ट के लिए क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। और साथ ही साथ जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी के जो लेजिस्लेचर है, लगभग हाफ लेजिस्लेचर जो है वो इससे रेटिफाई करेंगे। मतलब ये लगभग नामुमकिन है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। द जुडिशरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। तो सर ऐसे में जब भी कभी है ना सिचुएशन हाथ से निकलती दिखेगी, जब भी ओवरऑल सिचुएशन जो है वो बदलती दिखेगी, तो सर जो जुडिशरी है वो पावर में आएगी, वो प्ले में आएगी, और सर वो ओवरऑल इस इंप्लीमेंटेशन को, इस ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर आ रहे चेंजेस को क्या करेगी, रोक देगी कि सर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंजेस नहीं ला सकते। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिविजन ऑफ पावर्स, द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। और सर अगर कभी भी डिवीजन ऑफ पावर को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है तो सर जो हाई कोर्ट होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, वही इस मुद्दे पे, वही इस इशू के ऊपर क्या देंगे, अपने जजमेंट्स देंगे। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पांसिबिलिटीज असाइंड टू ईच ऑफ देम। तो ऐसे में सर जो हमारी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर है उसके अकॉर्डिंग हम ये समझ सकते हैं कि सर इनके पास ऐसी पावर है कि सर ये रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज के अकोमुलेशन के लिए, सर रिसोर्सेज को बनाने के लिए सर ये कई सारे टैक्सेस को ले कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो भी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है, टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज्ड। तो सर जो हमारा फेडरलिज्म है उसको हम कैसे प्रैक्टिस में लाते हैं, तो चलो देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दिस आर नॉट सफिशिएंट। तो सर जैसा कि हम समझ सकते हैं कि सर फेडरलिज्म के फंक्शनिंग के लिए हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस चाहिए। सर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं वो नेसेसरी तो होते ही होते हैं, पर सर वो है ना सफिशिएंट नहीं होते हैं। अब क्यों नहीं होते वो तो देख लेते हैं। इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड इन इंडिया इट इज नॉट मेरली बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सर जो इंडिया है, इंडिया क्या है, एक फेडरेशन है, एक फेडरलिज्म इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है, और जो फेडरलिज्म इंडिया में देखने को मिलता है वो एक सक्सेसफुल फेडरलिज्म है। तो हम ये समझ सकते हैं सर कि जो इंडिया का फेडरलिज्म है ना, उसके सक्सेस होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का हाथ नहीं है। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूट टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। तो सर हम ये समझ सकते हैं कि
इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी है सर फेडरलिज्म के लिए। पर सर जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की, तो सर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के कारण ही इंडिया के अंदर फेडरलिज्म अच्छे से अपना है ना एक पावर बता पाया है, अच्छे से अपनी सक्सेस को, अपनी पूरी स्टोरी को हमारे इंडिया में वो बता पाया है। तो हम समझ सकते हैं कि सर इंडिया के अंदर 2 रीजन से हमें क्या देखने को मिलता है, फेडरलिज्म देखने को मिलता है। पहला रीजन कौन सा है, पहला रीजन सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, और सर सेकंड रीजन है हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो सर इंडिया, अगर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का मतलब समझना हो ना बच्चों, तो देखो बच्चा हम बात करते हैं कि सर आज तक इंडिया के अंदर कई सारे इलेक्शन कंडक्ट हो चुके हैं, पर सर ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है कि जो पॉलिटिकल पार्टी पहले पावर में थी, जो अब इस वाले इलेक्शन में हार गई है, उस वाली पार्टी ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि उसने सीट छोड़ने से मना कर दिया, उसने पावर ड्रॉप करने से या फिर पावर वापस देने से मना कर दिया। उसने सिंपली, अगर आप इलेक्शन आप कंटेस्ट करते हो, आप उसमें इलेक्ट नहीं होते हो, तो सिंपली उन्होंने पावर को ट्रांसफर कर दिया, उन्होंने पावर को एकदम है ना रखने की कोशिश नहीं करी है। और यही तो सर, यही तो एक कारण है कि सर इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अपने देश के अंदर बसाए हुए है। फिर हम आगे देखते हैं, दिस इंश्योर दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकम शेयर्ड आइडियल्स इन आवर कंट्री। तो सर ये इंश्योर करता है हमारी स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को, जो हमने देखी ना डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हमने देख ली, साथ के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लिए, तो ये सर सब इंश्योर करते हैं हमारी फेडरलिज्म की स्पिरिट को कि सर हमारे देश के अंदर फेडरलिज्म बना रहेगा। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, अब सर जब भी हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की, जब भी हम बात करते हैं डिजायर की, तो सर ये डाइवर्सिटी एंड जो डिजायर होते हैं, ये हमारे जो शेयर आइडियल्स होते हैं उनके साथ हमारे साथ हमेशा बना रहेगा। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपेंड। फिर देखते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो सर जो इंडिया है ना, इंडिया के अंदर कई सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है और कई सारी लैंग्वेजेस का यूज भी किया जाता है। तो सर जो हमारे यहाँ पे जो स्टेट्स है उनको हम कह देते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स, और इसके साथ भी और कुछ भी कारण है और बहुत सारे कारण जिनके कारण हम इन्हें लिंग्विस्टिक स्टेट कहते हैं। तो चलो उन्हें देखते हैं। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। तो सर होता क्या है कि इंडिया के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है ना इंडिपेंडेंस के बाद, वो आते हैं सर लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब सर लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब क्या होता है कि सर भाषा के अनुसार जो हमारे स्टेट्स है ना, आप उसे क्या कर दीजिए, आप उसे फॉर्म कर दीजिए। भाषा मतलब सर लैंग्वेज, सर लैंग्वेज से ही तो बना लिंग्विस्टिक, और सर लिंग्विस्टिक से जो बने क्या सर स्टेट बने, तो हम क्या कह सकते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो सर लिंग्विस्टिक जो स्टेट्स होते हैं उसका फॉर्मेशन जो है इंडिया के सामने, इंडिया की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था। फिर हम देखते हैं, इफ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया व्हेन इट बिगेन इट्स जर्नी एज अ डेमोक्रेसी इन 1947 एंड दैट ऑफ 2017, यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ द चेंजेस। जब हम 1947 की डेमोक्रेसी देखते हैं, साथ के साथ हम उसका पॉलिटिकल मैप देखते हैं, वो 2017 के, या अब हम बात कर लेते हैं 2022 के पॉलिटिकल मैप से बहुत ज्यादा अलग है। क्यों है अलग? क्योंकि सर जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, जो हमारी पॉलिटिकल जो हमारे स्टेट्स थे, जो पहले स्टेट्स रहा करते थे, वो अब के स्टेट से बहुत ज्यादा अलग थे। क्या आपको पता है पहले किसी टाइम पीरियड में जो बिहार है ना, बिहार के अंदर ही झारखंड भी हुआ करता था। और ये तो आपने सुना ही होगा कि सर पहले गुजरात भी महाराष्ट्र के अंदर ही आता था। तो सर जो पूरा रीजन है, उस पूरे रीजन की जो कैपिटल थी ना सर, वो पहले कौन सी थी? बॉम्बे थी। मतलब सर गुजरात और महाराष्ट्र क्या थे? एक ही थे। पर सर धीरे धीरे क्या हुआ, उनको है ना लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। तो इसलिए तो सर कहते हैं गुजरात में कौन रहते हैं? सर गुजराती रहते हैं। गुजराती क्या है सर? गुजराती एक लैंग्वेज है। जब हम बात करते हैं सर महाराष्ट्र की, सर वहां पे लैंग्वेज कौन सी? मराठी। तो सर मराठी और सर हमारा महाराष्ट्र। तो समझ में आ रहा है कुछ उनके बीच में क्या है? लिंक्स है। मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो हमारे सामने है वो है जम्मू एंड कश्मीर। तो सर जम्मू एंड कश्मीर में अभी हमने देखा है कि सर उसका स्टेट का जो दर्जा है उसे ले लिया गया है और उसे अब क्या बना दिया गया है? एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। फिर उसके आगे हम देखते हैं कि सर एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज। तो सर कई सारे एरियाज जो है वो चेंज हो चुके हैं, कई सारे बाउंड्रीज चेंज हो चुकी है, और साथ ही साथ कई स्टेट्स के नेम्स भी चेंज हो चुके हैं। इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। तो सर 1947 के अंदर इंडिया की जो बाउंड्री है, इंडिया के जो स्टेट्स थे उनकी बाउंड्रीज को क्या कर दिया जाता है? चेंज करना शुरू कर दिया जाता है, और साथ ही साथ कई सारे है ना न्यू स्टेट्स का
क्रिएशन किया जाता है। फिर हम देखते हैं दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव इन द सेम स्टेट। तो सर जो भाषाई तौर पे मतलब हम बात करते हैं सर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है ना, हम हमारे स्टेट को क्या कर चुके हैं, हम उनको डिवाइड कर चुके हैं। तो सर जो सेम लैंग्वेज यूज करते हैं वो सेम ही स्टेट में रहते हैं। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी। पर सर ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सर एक लैंग्वेज का ही ऐसा बेस था जिसके अकॉर्डिंग हमने स्टेट्स को डिवाइड कर दिया। नहीं सर, ऐसे कई सारे बेस और भी थे, जैसे कि हम बात कर लेते हैं कल्चर की, जैसे कि हम बात कर लेते हैं एथनिसिटी की, और जैसे कि हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। तो सर ये भी कुछ ऐसे रीजन है जिनके कारण हमें ये देखने को मिलता है कि कई सारे स्टेट्स का फॉर्मेशन किया जाता है। दिस इंक्लूड्स स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। तो सर जो नागालैंड है, उत्तराखंड है, जो झारखंड है, उनका सर उनकी भाषाओं के अकॉर्डिंग नहीं बांटा गया है, उनको बनाया गया है या बांटा गया है सर उनके कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के कारण। फिर हम आगे देखते हैं व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज रेज्ड, सम नेशनल लीडर्स फियर दैट इट वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। सर जब है ना भाषाई तौर पे जब सर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमारे स्टेट को डिवाइड करने की बात चल रही थी, जब हमारी कंट्री को डिवाइड करने की बात चल रही थी कि सर जो जितने भी नए स्टेट्स है ना उन सभी स्टेट्स के फॉर्मेशन का जो तरीका है या फिर उन सभी स्टेट्स के फॉर्मेशन का जो बेसिस है वो क्या होना चाहिए, वो सर सब लैंग्वेजेस होनी चाहिए। उस समय जो हमारे नेशनल लीडर्स थे ना वो थोड़े डर गए थे। क्यों डर गए थे सर? क्योंकि उनको लगने लग गया था कि सर अगर हमने हमारे देश को, अगर हमने हमारी कंट्री को सर भाषाई तौर पे बांट दिया तो ये देखा जा सकता है कि सर हमारी कंट्री धीरे धीरे किस राह पे आगे बढ़ जाएगी सर, वो डिसइंटीग्रेशन की राह पर आगे बढ़ जाएगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम। तो सर जब हम बात करते हैं उस टाइम पीरियड की सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट का देखा गया कि उसने लिंग्विस्टिक स्टेट्स को फॉर्मेशन के लिए कई बार मना भी किया, बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। पर सर जब हम बात करते हैं, जब हमने सर लिंग्विस्टिक स्टेट्स के अकॉर्डिंग जब हमने स्टेट्स का फॉर्मेशन कर दिया, साथ ही साथ हमने हमारी कंट्री का फॉर्मेशन कर दिया जिसमें कई सारे स्टेट्स है और वो सारे के सारे स्टेट्स सर भाषाई तौर पर बट रखे थे, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बट रखे थे, तब ये देखा जाता है कि सर ओवरऑल जो हमारा देश है, ओवरऑल जो हमारी कंट्री है वो क्या हो जाती है, और भी ज्यादा यूनाइटेड हो जाती है। तो हम ये समझ सकते हैं सर कि जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन डिपेंड करता था लिंग्विस्टिक स्टेट्स पे, और सर जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे देश को क्या कर दिया गया, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे देश के अंदर कई सारे स्टेट्स का फॉर्मेशन कर दिया गया, और ये काफी हद तक हमारे देश में यूनिटी बढ़ाने के लिए भी असरदार रहा। इट हैज ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। और इसी के साथ साथ सर हमारा जो देश का, हमारी जो कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना वो भी इससे बहुत ज्यादा इजी हो गया। पहले सर अगर आपको जब भी हम बताते हैं कि सर सपोज कर लो ये क्या है, इंडिया है, अब सर किसी ने भी इंडिया को अगर क्या किया, उसके पूरे जो भी उसका पॉलिटिकल मैप है उसको कंस्ट्रक्ट किया है या देखा होगा, तो उसने पहले सबसे पहले यही सोचा था कि सर सबसे ज्यादा इजी क्या होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो सर उसने क्या किया, उसने सीधे ही इंडिया के मैप को देखते बोल दिया कि सर इसको ऐसे ब्लॉक्स में बांट दो ताकि क्या हो कि इंडिया के अंदर जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन वो इजीली कंडक्ट किया जा सके। पर सर जब हमारे देश के लोग कहते हैं कि नहीं सर एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग नहीं, हमें तो सर लिंग्विस्टिक, हमें तो सर भाषाई तौर पे बांटा जाना चाहिए, तो फिर होता क्या है कि सर जो हमारे लीडर्स होते हैं वो हमारे स्टेट्स को फॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लैंग्वेजेस। ओके, फिर हम चलते हैं आगे, लैंग्वेज पॉलिसी। अ सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। अब सेकंड जो हमारे सामने टेस्ट आने वाला था वो था सर लैंग्वेज पॉलिसी का, कि सर लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। तो जब भी हम बात करते हैं हमारी नेशनल लैंग्वेज की, तो सर हमारी कंट्री की कोई भी एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारी देश के पास कई सारी नेशनल लैंग्वेजेस है। हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। पर सर जो हिंदी है उसको एक है ना ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है, पर ऐसा नहीं है सर कि सिर्फ हिंदी ही ऐसी लैंग्वेज है जो इंडिया में यूज की जाती है, उसके अलावा भी कई सारी ऐसी लैंग्वेजेस है जो इंडिया में यूज की जाती है, बट हिंदी इज मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। पर सर ये देखा गया कि सर जो हिंदी है ना, हिंदी तो सिर्फ और सिर्फ 40% इंडियंस की क्या है, मदर टंग है, मातृ भाषा है। Therefore, there were many safeguards to protect other languages। तो सर इस ऐसे में जरूरी था कि सर और भी जो लैंग्वेजेस है उनको क्या दिया जाए, सेफगार्ड दिया जाए। Besides हिंदी, there are 21 other language recognized as a scheduled language by the Constitution। तो सर हमारे सामने 21 ऐसी अदर लैंग्वेजेस है जिन्हें हमने शेड्यूल लैंग्वेज
बोला है। तो सर हम ये तो समझ गए कि इंडिया की कोई एक ऑफिशियल लैंग्वेज तो है नहीं, एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी जिसका नाम क्या है, हिंदी है, और सर उसके साथ ही साथ 21 अदर लैंग्वेजेस भी है जिन्हें सर क्या बनाया गया है, जिन्हें सर शेड्यूल लैंग्वेजेस नाम दिया गया है। और सर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यही लिखा है कि सर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आने वाली ये 21 लैंग्वेजेस क्या है, हमारी शेड्यूल लैंग्वेज है। सर ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो अच्छा क्वेश्चन है किस सेंस में अच्छा है सर, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, इन फ्यूचर भी आपके काम आ सकता है। हमेशा याद रखना बच्चों, इंडिया की जो लैंग्वेजेस होती है, जो लैंग्वेजेस का जो ग्रुप होता है, उसे हम कहते हैं सर शेड्यूल लैंग्वेज, हम उसे कहते हैं। कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दिस लैंग्वेज। तो सर हम समझ सकते हैं कि कोई भी कैंडिडेट जब एग्जामिनेशन में बैठता है, जो कौन कंडक्ट करा रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करा रहा है, तो वो इन 21 लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज में क्या दे सकता है, उस एग्जाम को दे सकता है, फाइट कर सकता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर इंडिया जो है, एक इंडिया जो कंट्री है, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि सर हमें हिंदी आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं सर, हमें इन 21 लैंग्वेजेस में से कोई सी भी लैंग्वेज आती है तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है उसको उस लैंग्वेज में हम दे सकते हैं। फिर हम देखते हैं स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इसी के साथ साथ स्टेट्स के पास भी क्या है, कई सारी अपनी ओन जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। और सर इसी के साथ साथ जो कई सारी स्टेट्स है वो अपने जितने भी ऑफिशियल जो वर्क्स है वो उसी स्टेट की लैंग्वेज में करना पसंद करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पंजाब की, पंजाब के अंदर जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो भी वर्क करते हैं या जो भी ऑफिशियल वर्क होता है गवर्नमेंट का, वो सारा पंजाबी लैंग्वेज में ही किया जाता है। तो सर ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसा एग्जांपल आप हमारे कंट्री में कई जगह देख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अनलाइक श्रीलंका, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी। पर सर हम जब बात करते हैं श्रीलंका की, श्रीलंका के अंदर तो क्या था ना सर, कि वो जो सिन्हाला थे ना, सिन्हाला सिर्फ अपने कल्चर को ही प्रमोट करते जा रहे थे। पर जब हम बात करते हैं हमारे कंट्री के लीडर्स की, तो सर ये देखा गया कि सर ज्यादा से ज्यादा हमारे लीडर्स ने कहा कि नहीं सर, हिंदी जो है वो हम उसके स्प्रेड के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। पर सर ऐसा जरूरी नहीं है कि सर हम है ना हिंदी के लिए ही काम करें। सर उसके लिए हम बहुत ज्यादा कोशिश, एक है ना बहुत ज्यादा संभल के हम उस एटीट्यूड का यूज करेंगे जिससे हम हिंदी को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करा सके। मतलब सर फोर्सफुली हम आपको नहीं कहेंगे कि सर आप हिंदी पढ़िए, पर हम आपसे निवेदन जरूर करेंगे कि सर आप हिंदी ही पढ़िए। फिर हम आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पसेस वाज स्टॉप इन 1965। तो सर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि सर जो इंग्लिश का ऑफिशियल यूज है, जितना भी ऑफिशियल यूज है, उसको 1965 तक क्या कर दिया जाना चाहिए था, स्टॉप कर दिया जाना चाहिए था, रोका जाना था। तो सर ऐसा क्यों किया जाना था, क्योंकि सर हम जानते थे 1947 में क्या था सर, हमारा जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंस लेता है। पर सर हम ये देखते हैं कि सर अभी भी जो भी ऑफिशियल काम हो रहा था वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में ही हो रहा था। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना सर कि हाथों हाथ से हम सारा सिस्टम ही चेंज कर दे। तो सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने बोला कि सर एक काम करते हैं कि सर इंग्लिश जो है ना उसको हम है ना थोड़ा टाइम और दे देते हैं, ताकि है ना हम उसके साथ साथ हिंदी का जो है ना हिंदी लैंग्वेज भी यूज कर सके और साथ साथ में इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज कर सके। फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, हिंदी लैंग्वेज ज्यादा यूज करने लग जाएंगे और साथ ही साथ जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको पूरा के पूरा हम स्टॉप कर देंगे और पूरा के पूरे जो भी ऑफिशियल वर्किंग है हम हिंदी में ही करेंगे। फिर हम आगे देखते हैं। हाउएवर मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू। अब होता क्या है ना सर, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बोल दिया 1965 के अंदर हम इंग्लिश का यूज करना बंद कर देंगे। पर होता क्या है सर कि हमारी कंट्री के और भी जो जितने भी हमारे है ना नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स होते हैं वो कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं सर हमें इंग्लिश को ही कंटिन्यू करना चाहिए। अब सर उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि सर जो इंग्लिश है, इंग्लिश जो है पूरे इंडिया में बोली जाती थी, इंडिया के अंदर बोली जाती थी। इन द सेंस सर इंडिया के अंदर सर हम बात करते हैं, एक तो है नॉर्थ इंडिया और एक है साउथ इंडिया। तो जब हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की, तो सर नॉर्थ इंडिया में भी हिंदी तो बोली जाती है, पर सर हिंदी के साथ वहां पे इंग्लिश भी बोली जाती थी। फिर हम बात करते हैं सर साउथ इंडिया की, तो सर साउथ इंडिया के अंदर भी कई सारी लैंग्वेजेस यूज की जाती है, पर सर वहां पे इंग्लिश भी यूज करी जाती है। तो हम ये समझ सकते हैं यहाँ के लिए भी एक कॉमन लैंग्वेज हो गई इंग्लिश, यहाँ के लिए भी एक कॉमन लैंग्वेज हो गई इंग्लिश। तो सर जितने भी नॉन हिंदी स्टेट्स है उन सभी ने बोला कि सर अपन एक काम करते हैं कि सर हम है ना इंग्लिश को भी अडॉप्ट कर ही लेते हैं, इसको हम है ना डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। फिर हम आगे देखते हैं। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट
फॉर्म। अब तमिलनाडु में क्या होता है कि ये जो मूवमेंट होता है ना बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पोंडेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलोंग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। अब होता क्या है सर, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बोल दिया 1960 बाद के बाद हम यूज ही नहीं करेंगे इंग्लिश को, पर सर जब लोग चाहते हैं, जब लोग कहते हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं होगा, हमें तो इंग्लिश भी यूज करनी है, तो लोगों की सुनी जाती है, लोगों की मानी जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि सर ठीक है हम इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज करेंगे और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज हम ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज करेंगे। फिर हम देखते हैं मैनी क्रिटिक्स थिंक्स दैट दिस सॉल्यूशन फेवर द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट। तो सर इसमें होता क्या है, कई सारे जो क्रिटिक्स होते हैं वो कहते हैं कि सर इसने इंग्लिश स्पीकिंग एलिट्स को क्या किया है, फेवर किया है। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर सर जब भी हम बात करते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो सर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल पॉलिसी रही है कि सर हम सबसे ज्यादा प्रमोशन किसका करेंगे, हिंदी लैंग्वेज का करेंगे, ताकि सर अब आप खुद ही समझ सकते हैं ना कि सर हम जब भी नॉर्थ एंड साउथ की बात करते हैं ना, तो सर हमें लगता है कि सर वो हमसे बहुत अलग है। सर अलग कुछ भी नहीं है, वो भी इसी देश के, वो भी इसी कंट्री के हैं, अलग सिर्फ सर हमारी लैंग्वेजेस हैं। तो सर अब ऐसे में अगर हम दोनों ही हिंदी लैंग्वेज यूज करने लग जाएंगे, अगर हम दोनों ही स्टेट्स जितने भी हैं, जितने भी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, जितने भी सदर्न स्टेट्स हैं, वो सारे के सारे हिंदी लैंग्वेज यूज करने लग जाएंगे, तो सर ओवरऑल कंट्री के अंदर क्या बढ़ जाएगी, यूनिटी बढ़ जाएगी, ओवरऑल यूनिफिकेशन हो जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं, सॉरी यूनिफिकेशन तो नहीं होगा, एक है ना यूनिटी बढ़ जाएगी हमारी कंट्री के अंदर। फिर हम देखते हैं प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। तो सर जो प्रमोशन हमने वर्ड यूज किया, तो सर क्या हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या वो सर किसी भी जो नॉन स्पीकिंग, नॉन हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट है उसके ऊपर क्या इजीली सर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हिंदी को इम्पोज कर देगी? नहीं करेगी सर। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय इंडियन पॉलिटिक्स लीडर हेल्प आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड्स इटसेल्फ इन। पर सर हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, तो सर उनकी समझदारी के कारण ये देखा गया कि सर ऐसी कोई भी सिचुएशन हमारी कंट्री में नहीं बनी जो श्रीलंका के अंदर पहले देखी जा चुकी थी। फिर अब हम बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन की। तो जैसा कि हम जानते हैं एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, और सर इनके रिलेशन के बारे में जब हम बात कर लेते हैं तभी ये हो जाता है सेंटर स्टेट रिलेशन। रिकंस्ट्रक्टिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज बीन स्टैंडिंग इन प्रैक्टिस। तो सर इंडिया के अंदर ये देखा गया कि सर जो सेंटर है और इसी के साथ साथ जो स्टेट है ना, दोनों एक दूसरे की बातें मानते हैं। कई कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पे वो इशू को है ना सर थोड़ा टाइम लगा देते हैं, कुछ इश्यूज है ना ऐसे होते हैं जिनके ऊपर वो बात नहीं करना चाहते, कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर वो है ना पूरा का पूरा सॉल्यूशन नहीं चाहते हैं। पर सर इन द एंड जब हम बात करते हैं कि सर क्या ओवरऑल सिचुएशन कैसी है, ओवरऑल हम सिचुएशन जब देखते हैं तब हम ये कह सकते हैं कि बाकी कंट्रीज के कंपेयर में इंडिया की जो सिचुएशन है, इंडिया के जो सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे हैं। फिर हम बात करते हैं आगे, how the constitutional arrangements for sharing power work in reality depends to a large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements। तो सर जब बात करते हैं हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट की, सर की जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है, जो हमारी पावर का जो अरेंजमेंट है वो सर इंडिया में कैसा चल रहा है, तो सर सबसे पहले बात की जाएगी सर ज्यादा से ज्यादा हमारी पॉलिटिकल पार्टीज और उसके लीडर्स के अरेंजमेंट्स की। तो सर जब हम समझ सकते हैं कि सर ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट तभी फॉलो किया जाएगा जब हम ज्यादा से ज्यादा पार्टीज और लीडर्स के अरेंजमेंट्स को हम फॉलो करेंगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। तो सर एक बहुत लंबे समय तक ये देखा गया कि इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स और साथ ही साथ जो सेंटर है वहां पे एक सेम पार्टी ने ही रूल किया, और ये कौन सी थी सर? ये पार्टी थी नेशनल कांग्रेस। फिर हम देखते हैं दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स। तो सर ऐसे में हमें पता पड़ता है कि सर इंडिया के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स थी, इंडिया की जितने भी स्टेट थे, उनकी जितनी भी गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने सर एक्सरसाइज करी राइट्स एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स। तो सर उनके पास उस टाइम क्या थे? ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स के राइट्स थे। तो हम समझ सकते हैं कि सर जब पूरी कंट्री में ही सेम गवर्नमेंट है, जितनी स्टेट्स है उसमें भी सब सेम गवर्नमेंट है, तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे रूल कर रही थी? सर वो ऑटोनोमस फेडरल यूनिट के जैसे ही रूल कर रही थी। फिर हम देखते हैं as and when the ruling party at the state level was different, the parties that rule at the center tried to undermine the power of the state।
पर सर जैसे ही ये सिनारियो चेंज होता है, जैसे ही स्टेट लेवल के ऊपर दूसरी गवर्नमेंट्स आ जाती है, तो सर ये देखा जाता है कि सेंट्रल लेवल के ऊपर जो गवर्नमेंट है वो उसका है ना एक पावर को अज्यूम करने का जो तरीका था, या फिर हम बात करते हैं स्टेट की जो पावर थी उसे उसने क्या कर दिया, अंडरमाइन कर दिया। मतलब सर सेंटर ने अपनी पावर जो है वो धीरे धीरे स्टेट के ऊपर इंपोज करना उसने शुरू कर दिया। क्यों कर दिया सर? क्योंकि अब स्टेट्स के अंदर वो गवर्नमेंट नहीं थी जो सेंट्रल लेवल के ऊपर देखी जा रही थी। इन दोस डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स दैट वर कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टीज। तो सर उन दिनों की बात है, उन दिनों में ये देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा से ज्यादा काम यही था कि सर ज्यादा से ज्यादा हम है ना स्टेट गवर्नमेंट को क्या करें, प्रेशराइज करें और धीरे धीरे हम उसे क्या कर दें, डिसमिस कर दें, उसको वहां से हटा दे। और सर ऐसा क्यों किया जा रहा था? क्योंकि सर जो वो पार्टीज थी, जो पॉलिटिकल पार्टीज स्टेट में अपना गवर्न कर रही थी, वो सारी की सारी कौन सी थी? राइवल पार्टीज थी। तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट का यही मानना था कि अगर हमें रूल करना है तो सर हमें इनकी गवर्नमेंट को क्या करना होगा, डिसमिस करना होगा। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। तो सर इसी के साथ शुरू होता है हमारा अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। मतलब सर हम धीरे धीरे सर फेडरलिज्म की जो भावना थी, सर फेडरलिज्म की जो स्पिरिट थी उसे भूलने लग गए। ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। और सर ये सारे जो चेंजेस है, बेसिक जो सिग्निफिकेंट जो महत्वपूर्ण जो चेंजेस है वो 1990s के बाद से इंडिया में देखे जाते हैं। दिस पीरियड सो द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। तो सर ऐसा देखा गया कि कई सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है स्टेट्स में फॉर्म होने लगती है, स्टेट्स में आने लगती है। तो सर जैसे जैसे स्टेट फॉर्म हो रहे थे वैसे वैसे ही कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी फॉर्म हो रही थी, कई सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारे सामने आ रही थी। दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स एट द सेंटर। और यही सर शुरू था, यही इस एरा का शुरू होने वाला एक पक्ष था जिसका नाम था सर कोलिशन गवर्नमेंट। तो सर अब ये कोलिशन गवर्नमेंट क्या है सर? जैसे कि आप समझ सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम समझा सकते हैं, वो क्या है सर? ग्रुप है। क्या है? ग्रुप है। तो सर ग्रुप क्या है? ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट है, जिसे ही हम क्या कह देते हैं? कोलिशन ऑफ गवर्नमेंट कह देते हैं। कई सारी पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? साथ में आने का फैसला करती है, जिसे हम क्या कह देते हैं? जिसे हम गठबंधन कह देते हैं कि सर हम साथ साथ में काम कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी इन दी लोकसभा, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू enter into an alliance with many parties including several regional parties to form a government at the center। तो हम ये समझ सकते हैं, जब किसी पार्टी को लोकसभा के अंदर मेजोरिटी नहीं मिलती तो सर कई सारी जो मेजर नेशनल पार्टीज है वो अपने साथ आती है, साथ आके कोलिशन बनाती है, अलायंस बनाती है और उसके थ्रू वो सर एक गवर्नमेंट को फॉर्म करती है और ये जो गवर्नमेंट होती है वो सेंटर के अंदर गवर्न करती है। फिर हम आगे देखते हैं, दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो सर ये एक नया कल्चर था जिसमें हम देख रहे थे कि सर एक नया तरीका था पावर शेयरिंग का, साथ ही साथ एक ऑटोनॉमी थी सर स्टेट गवर्नमेंट की। फिर हम आगे देखते हैं, दिस ट्रेंड वाज सपोर्टेड बाय अ मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट्स इन अ आर्बिट्रेरी मैनर। तो सर हम बात करते हैं सर, अब हम बात करेंगे सर जजमेंट की। अब सर जजमेंट कौन देता है? जजमेंट तो कोर्ट देता है। तो सर कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उस जजमेंट के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी इजीली मैनर में, या फिर हम बात करते हैं आर्बिट्री मैनर के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती। तो ऐसे में सर हमारे सामने ये पक्ष सामने आता है कि सर जुडिशरी जो है, जुडिशरी ने ये बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने तरीके से इजीली जो है स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती। दस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज द अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल केम इनटू फोर्स। तो सर हम समझ सकते हैं कि जो फेडरल पावर शेयरिंग है ना, यह बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गई है एज कंपेयर टू अर्ली ईयर्स। तो सर जब स्टार्टिंग थी 1947 के बाद का जो टाइम पीरियड था, उसके बाद से जो हमने सिनारियो देखा था, जो सीन देखा था, जो सिचुएशन देखी थी, उसके कंपेयर में जो अब पावर शेयरिंग हो रही है इंडिया के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फोर्स में आ रहा है। टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो चलो शुरू करते हैं सर कि आखिर इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होता है। वी नोटेड अबाउट दैट फेडरल गवर्नमेंट्स हैव 2 और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने देखा है कि सर जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें 2 और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। मतलब सर टायर्स कैसे होते हैं? टायर्स मतलब सर आप समझ लो लेवल्स होते हैं। तो सर फर्स्ट पे होती है सर हमारी नेशनल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड पे होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट।
सर जो हमने नाम बोले ना सर, नेशनल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, बच्चों सारी एक ही होती है, अलग कुछ भी नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं सर स्टेट गवर्नमेंट की। तो सर फर्स्ट टायर जो है वो है कौन सा, वो है हमारा नेशनल, यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेकंड जो टायर है वो है किसका, स्टेट गवर्नमेंट का। जब हम बात करते हैं थर्ड टायर की, वो है सर हमारा पंचायती राज। ओके, तो हम समझ सकते हैं कि सर ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टायर्स है गवर्नमेंट के। वी हैव सो फार डिस्कस द 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। अभी तक सर हमने किन के बारे में बात करी, अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमने स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के बारे में बात करी, क्योंकि सर इसका जो फॉर्मेशन है वो हमारे इंडिपेंडेंस के साथ ही हो गया था। जबकि हम बात करते हैं पंचायती राज की, तो सर पंचायती राज का जो सिस्टम है, वो जो डिसेंट्रलाइजेशन का एक सिस्टम है, वो आज हम समझेंगे कि सर ये कब शुरू हुआ था। बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दिस 2 टायर्स। तो ऐसा देखा जाता है कि सर इंडिया जैसी एक जो बड़ी कंट्री है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सर इन 2 है ना टायर से ही नहीं चल सकती। वो सिर्फ और सिर्फ ये नेशनल और स्टेट टायर से ही नहीं चल सकती, इसको एक थर्ड टायर की भी इसको जरूरत है। तो सर ये थर्ड टायर कौन सा था, चलो आज देखते हैं। स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। तो सर जो इंडिया के जो स्टेट्स है ना, वो इतने बड़े हैं कि सर वो यूरोप के कई देशों के बराबर है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अब सर हम बात करते हैं पॉपुलेशन के कंपेयर में भी कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो पूरे के पूरे यूरोपियन कंट्रीज से ही बड़े हैं। तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, इज बिगर देन रशिया। तो सर जो उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो सर रशिया से भी ज्यादा है। महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी, और सर जो महाराष्ट्र है वो जर्मनी जितना बड़ा है। फिर हम बात करते हैं मैनी ऑफ दिस स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। और सर इनमें से कई सारे ऐसे स्टेट्स भी हैं जो इंटरनली और भी ज्यादा डाइवर्स है, मतलब सर हमारी कंट्री खुद में ही बहुत ज्यादा डाइवर्स है। फिर जब हम बात करते हैं इन स्टेट्स की, तो ये खुद में बहुत ज्यादा डाइवर्स है। देयर इज अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दिस स्टेट्स। तो सर ऐसे में जरूरत होती है पावर शेयरिंग की, कि सर ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स के बीच पावर शेयरिंग करी जाए। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट बिलो डेट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो सर फेडरल पावर शेयरिंग जो हमने देखी है इंडिया के अंदर, सर हमने फर्स्ट देखी है नेशनल गवर्नमेंट, सेकंड देखी है हमने स्टेट गवर्नमेंट। अब सर जो थर्ड टायर है, थर्ड टायर पे भी हमें किसी गवर्नमेंट की जरूरत होने लग गई थी। तो चलो आज के लिए एक सेकंड, दिस इज द रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो सर ये बहुत ज्यादा जरूरी है एक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के लिए। तो सर ज्यादा से ज्यादा अगर हमें पावर को डिसेंट्रलाइज करना है, अब सर बात आती है सर ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो सर जब पावर एक जगह रुक जाए, एक्यूमुलेट होने लग जाए, तो ये क्या हो रहा है, पावर का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। और जब सर पावर्स को हम बहुत ज्यादा है ना डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तब हम इसे क्या कह देते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कह देते हैं। मतलब कि सर अब जो पावर है वो धीरे धीरे नीचे वाले जो स्ट्रेटा है वहां तक जा रही है। दस रिजल्टेड अ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। तो सर यही एक रिजल्ट मिलता है और बनता है सर हमारे सामने थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, जिसे हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। अब चलो समझते हैं कि ये लोकल गवर्नमेंट क्या है। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड दी डिसेंट्रलाइजेशन। तो समझ में आया कि सर जो पावर का सेंट्रलाइजेशन, पहले ये जो फर्स्ट नेशनल और सेकंड जो स्टेट के पास था, अब धीरे धीरे ये जो पावर है ये धीरे धीरे थर्ड टायर के पास जा रही है, स्टेट लोकल पावर्स के पास जा रही है। इस लोकल गवर्नमेंट को ही हम क्या कहते हैं, इस लोकल गवर्नमेंट तक पावर के जाने को ही हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ही कहते हैं। अगर पावर यहीं या फिर नेशनल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास ही एक्यूमुलेट होकर रह जाती है, तो उसे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कह देते हैं। और सर जब ये नीचे आने लग जाती है, तब इसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कह देते हैं। फिर हम देखते हैं द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज व्हिच आर बेस्ट सेटल एट लोकल लेवल। तो सर अब ये जो लोकल लेवल है, अब ये लोकल लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है सर, जब हमारे पास नेशनल गवर्नमेंट है, जब हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है, तो सर हमें फिर इस लोकल गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है। क्योंकि सर ऐसा देखा गया है कि सर जितने भी बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं या जितने भी बड़े से बड़े इश्यू होते हैं, या फिर हम बात कर लेते हैं हमारे डे बाय डे के इश्यूज की, या फिर हम बात कर लेते हैं कि सर एक एरिया के अंदर जो भी डे बाय डे इश्यूज होते हैं, उसके ऊपर सबसे जल्दी कौन रिएक्ट करेगा, सबसे जल्दी कौन रिस्पॉन्स करेगा, सर वहां की लोकल गवर्नमेंट करेगी। लोकल लेवल के ऊपर जो गवर्नमेंट है ना, वो करेगी। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि सर जो जनता है, जो लोग है, जो पीपल है, उनसे सबसे पहले कौन जुड़ा, सर लोकल लेवल वाली गवर्नमेंट जुड़ी। तो हम ये कह सकते हैं कि सर लोकल लेवल गवर्नमेंट इज इंपॉर्टेंट। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर
लोकेलिटीज। तो सर लोगों के पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है अपनी लोकेलिटी की और साथ ही साथ उनके प्रॉब्लम्स की और साथ ही साथ ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होने वाली है उसकी भी। फिर हम बात करते हैं दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली। और इसी के साथ साथ उनके पास कई सारे आइडियाज होते हैं कि सर जो उनके स्पेंड है सर मनी का स्पेंड कहाँ किया जाए, साथ ही साथ जो चीजें हैं उनको कैसे एफिशिएंटली मैनेज किया जाए। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर एक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिसाइड्स एट द लोकल लेवल इट इज पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। और सर इसी के साथ साथ लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उससे डायरेक्टली लोगों के साथ उनका क्या बन जाता है, एक है ना कनेक्शन बन जाता है। अब लोग जो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं दिस हेल्प्स टू इनोक्यूलेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। और सर इसी के साथ हम कह सकते हैं इसे एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, क्योंकि सर डेमो का मतलब क्या है, जनता है, क्रेटिक मतलब सर जनता का रूल है। अब सर जनता का रूल और जनता का पार्टिसिपेशन हो जाएगा तो सर क्या वो ओवरऑल रूल एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटेड रूल नहीं बन जाएगा। और यही तो एक डेमोक्रेसी की नीड है कि सर ज्यादा से ज्यादा जो जनता है, ज्यादा से ज्यादा जो लोग है वो किस में आए सर, वो ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिक्स में आए, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन करे सर डेमोक्रेसी के अंदर। फिर हम देखते हैं लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और सर लोकल गवर्नमेंट का सबसे अच्छा जो रास्ता है कि सर कैसे हम एक लोकल गवर्नमेंट को एक डेमोक्रेसी बना सकते हैं, एक प्रिंसिपल बना सकते हैं डेमोक्रेसी का, तो सर वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। तो आज हम हमारे इंडिया के पंचायती राज सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो सर डिसेंट्रलाइजेशन की जो नीड थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखी गई, उसकी नीड, उसकी जरूरत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने समझी। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लेवल ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स। और इसी के साथ साथ कई सारे ऐसे अटेम्प्ट्स किए गए ताकि सर हम क्या कर सके, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कर सके, पावर को सर हम विलेजेस और टाउन्स तक लेके जा सके। पंचायत इन विलेजेस एंड म्युनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज वर सेट अप इन ऑल द स्टेट्स। तो सर इसके लिए विलेज लेवल के ऊपर पंचायती राज सिस्टम बैठाया गया और साथ ही साथ अर्बन एरियाज के लिए म्युनिसिपैलिटीज को सेटअप किया गया। बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। पर सर ये दोनों ही डायरेक्टली कंट्रोल में थे स्टेट गवर्नमेंट के। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर ये क्या है, ये थर्ड टायर गवर्नमेंट है। फर्स्ट पे नेशनल गवर्नमेंट, सेकंड पे स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड पे कौन है सर, पंचायती राज के साथ साथ म्युनिसिपैलिटी। अब सर जो म्युनिसिपैलिटीज है वो तो अर्बन एरियाज का ध्यान रखती है और जो पंचायती राज सिस्टम है वो विलेजेस में गवर्न करता है। फिर हम बात करते हैं बट दिस वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल। फिर हमने देख लिया भाई दोनों की दोनों कौन किसे कौन कंट्रोल कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। इलेक्शन टू दिस लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। और सर इसी के साथ साथ इन लोकल गवर्नमेंट्स में जो इलेक्शन है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर कंडक्ट नहीं किए जा रहे थे। लोकल गवर्नमेंट्स डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेस ऑफ देयर ओन। इसी के साथ साथ लोकल गवर्नमेंट के पास ना तो कोई अच्छी पावर थी और ना ही कोई रिसोर्सेस थे खुद ही के। फिर हम देखते हैं दस देयर वाज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स। तो सर हम ये समझ सकते हैं कि सर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर तो हुआ पर ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बहुत ही कम इफेक्टिव था। अ मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। एक मेजर जो स्टेप था डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए वो 1992 में लिया जाता है। अब सर 1992 के अंदर ऐसा क्या स्पेशल होता है वो हम समझ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। तो सर ज्यादा से ज्यादा क्या किया गया, हमारे थर्ड टायर को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए 1992 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है। और सर ये थर्ड टायर का जो कॉन्सेप्ट है वो डेमोक्रेसी के अंदर ऐड किया जाता है, इंडियन डेमोक्रेसी में इसको ऐड किया जाता है। फिर हम देखते हैं नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडी। तो हमने ये देखा था कि 1992, हम बात कर रहे हैं 1992 के पहले की। तो सर 1992 के पहले ये सिचुएशन थी कि सर जो गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट बॉडीज थी उसमें इलेक्शन जो है रेगुलर बेसिस पे नहीं करवाए जाते थे। पर जब हम बात करते हैं 1992 के बाद की तो सर ऐसा देखा जाता है कि 1992 के बाद से रेगुलर बेसिस के ऊपर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्शन बॉडीज। और इसी के साथ साथ सीट्स को रिजर्व किया गया है। अब सर रिजर्व किसके लिए किया गया है वो भी हम देखेंगे। एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर
बैकवर्ड क्लास। तो हम समझ सकते हैं कि सर इन इंस्टीट्यूशंस के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और साथ ही साथ कई सारी बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी क्या किए गए हैं, रिजर्वेशन के प्रावधान या प्रोविजंस किए गए हैं। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन, और इसी के साथ साथ लगभग 1/3 जो पोजीशन है उनको वुमेन्स के लिए क्या किया गया है, रिजर्व किया गया है। An independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। तो सर ज्यादा से ज्यादा इफिशिएंटली तरीके से पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए एक स्टेट का इलेक्शन कमीशन का भी क्या किया जाता है, गठन किया जाता है, उसका भी क्रिएशन किया जाता है। और सर इसी के साथ साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इसका रोल क्या था कि सर ज्यादा से ज्यादा इफिशिएंट तरीके से पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, और ऐसे में सर जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट थी कि सर स्टेट जो गवर्नमेंट है वो कुछ पावर्स और कुछ रेवेन्यू को किसके साथ शेयर करेगी, लोकल बॉडीज के साथ भी शेयर करेगी। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब सर इसका जो नेचर है ना वो स्टेट टू स्टेट वरी करता है। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ पंचायती राज, जिसे हम रूरल लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं उसको हम हमारे इंडिया में पॉपुलरली किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं पंचायती राज सिस्टम के नाम से। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट हैज अ ग्राम पंचायत। और सर जब हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ विलेजेस की, तो सर जब कई सारे विलेजेस के ग्रुप मिलके एक पंचायत को फॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत। दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच एंड प्रेसिडेंट और सरपंच। और सर ये जो काउंसिल होती है ये कंसिस्ट करती है कई सारे मेंबर्स है, इसमें कई सारे मेंबर्स होते हैं जैसे पंच होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, सरपंच होते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दी वार्ड एंड विलेजेस। और सर इनको इलेक्ट कौन करता है, इनको इलेक्ट करते हैं एडल्ट पॉपुलेशन, और ये जो एडल्ट पॉपुलेशन होती है वो उस वार्ड और उस विलेज की ही होनी चाहिए। तो हमें समझ में आ गया है कि सर इलेक्शन कैसे कंडक्ट किए जा रहे हैं। इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज, और इसी के साथ साथ ये क्या बन जाती है, एक डिसीजन मेकिंग बॉडी बन जाती है पूरे एंटायर विलेज के लिए। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। अब सर जो ये पंचायत होती है ना ये किसके सुपरविजन में काम करती है, ये काम करती है ग्राम सभा के सुपरविजन में। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर, और इसी के साथ साथ जितने भी वोटर्स है वो इस विलेज के क्या होते हैं, इस पूरी की पूरी पंचायत के क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। इसी के साथ साथ it has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the gram panchayat and to review the performance of the ग्राम पंचायत। तो ऐसे में सर उनको साल में या तो 2 बार या 3 बार क्या होता है, मिलना होता है, जिससे सर ज्यादा से ज्यादा वो एनुअल बजट के ऊपर डिस्कशन कर सके और ग्राम पंचायत के लिए उसकी परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट तरीके से डिसीजन ले सके। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और सर जो लोकल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ तक जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक देखने को हमें मिलता है। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज एक्चुअली यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और अ ब्लॉक और मंडल। तो सर कई सारी जो ग्राम पंचायत है वो मिलके क्या बनाती है, पंचायत समिति बनाती है, ब्लॉक बनाती है, पंचायत मंडल बनाती है, मतलब है तो एक ही, नाम अलग अलग है। फिर हम आगे देखते हैं द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। और सर जो इसके मेंबर्स होते हैं, जो इसके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो सभी के सभी पंचायत मेंबर्स के द्वारा क्या किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। ऑल द पंचायत समितिस और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। और सर जब कई सारी पंचायत समितिस आके मिल जाती है तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, क्या बनाती है सर, वो जिला परिषद को बनाती है। तो सर हम समझ सकते हैं कि पहले कौन सी होती है, पंचायत होती है। कई सारी पंचायत जब साथ में आ जाती है तो वो क्या फॉर्म कर देती है, तब वो फॉर्म कर देती है पंचायत समिति। अब सर कई सारी पंचायत समिति जब एक साथ आती है तो वो क्या बनाती है सर, वो बनाती है जिला परिषद। तो फिर हम आगे चलते हैं, मोस्ट मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड। और सर लगभग जितने भी मेंबर्स होते हैं जिला परिषद के वो सभी इलेक्टेड होते हैं। मेंबर्स ऑफ द लोक सभा एंड एमएलए ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर आल्सो इट्स मेंबर्स। इसी के साथ साथ लोक सभा का मतलब है सर जो एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं, कई सारे जो ऑफिशियल्स होते हैं वो इन लोकल बॉडीज के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। मतलब बात करते हैं हम जिला परिषद की, तो सर जिला परिषद के मेंबर कौन कौन होते हैं, एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, और साथ ही साथ कई सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज के
लोग भी इसके मेंबर होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। अब सर जो बात करते हैं जिला परिषद की, तो सर जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है वो इसका पॉलिटिकल लीडर भी होता है। फिर हम बात करते हैं सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट ऑफ फॉर अर्बन एरियाज एज वेल, म्युनिसिपैलिटीज आर सेट अप इन टाउन्स। और इसी के जैसे कि एक गवर्नमेंट कहाँ बनाई गई है, लोकल गवर्नमेंट हमारे अर्बन एरियाज में भी बनाई गई है। उस अर्बन एरियाज में जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उसका नाम है सर म्युनिसिपैलिटीज। अब सर जो टाउन्स है उसके लिए कौन सी होती है, कौन सी गवर्नमेंट होती है, तो म्युनिसिपैलिटीज होती है। बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बोथ म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। अब सर बात करते हैं म्युनिसिपैलिटीज की, सर टाउन्स में देखी जाती है म्युनिसिपल पार्टीज, और इसी के साथ साथ सर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं वो कहाँ फॉर्म किए जाते हैं, वो बिग सिटीज में। जब सर जब सिटी का साइज बड़ा हो जाता है ना, तो वहां पे क्या फॉर्म करी जाती है सर, वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फॉर्म किया जाता है। और सर जो ये दोनों है, दोनों मतलब सर म्युनिसिपल पार्टीज और जो हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, दोनों ही इलेक्टेड बॉडीज को कौन कंट्रोल करता है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव इसे कंट्रोल करते हैं। म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। तो सर जो म्युनिसिपल चेयरपर्सन होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है म्युनिसिपैलिटी का। इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर। और सर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है उसका जो हेड होता है, उसका जो ऑफिसर होता है, उसे हम मेयर के नाम से जानते हैं। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो सर ये जो लोकल गवर्नमेंट का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे इंडिया में ही हमें देखने को मिलता है, हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में ही हमें देखने को मिलता है। There are now about 36 lakh elected representatives in the panchayats and municipalities etc. all over the country। और सर देखा गया है कि लगभग 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में हमारी कंट्री में देखे जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं दिस नंबर इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज इन दी वर्ल्ड। और ये जो 36 लाख की जो पॉपुलेशन जब हमने देखी ना, कि इतने तो सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या है रिप्रेजेंटेटिव्स है पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में, इतने नंबर तो सर किसी कंट्रीज के क्या होते हैं ओवरऑल पॉपुलेशन में भी नहीं देखे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प्ड टू डीपन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। तो सर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है इस लोकल गवर्नमेंट का, ये हमारी डेमोक्रेसी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। इट हैज ऑल्सो इंक्रीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी। और इसी के साथ साथ सर ये हमारी कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको भी एनहांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं। साथ ही साथ हमारी जो एक रिप्रेजेंटेशन है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, उसको भी ये स्ट्रॉन्ग करते हैं। एट द सेम टाइम देयर आर मैनी डिफिकल्टीज। तो सर इसी समय में हमारे सामने कई सारी डिफिकल्टीज भी आती है। While election are held regularly and enthusiastically, ग्राम सभाs are not held regularly। तो सर हम बात करते हैं सर जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट ये देखा जाता है कि सर ग्राम पंचायत होती है, जो म्युनिसिपैलिटीज होती है, उसमें तो इलेक्शन कराए जाते हैं, पर सर जो ग्राम सभा होती है उसमें रेगुलर बेसिस के ऊपर इलेक्शन नहीं कराए जाते हैं। फिर हम देखते हैं मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफॉर्म सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट्स नॉर हैव देयर गिवन एडुकेट रिसोर्सेज। तो सर ऐसा देखा जाता है कि कई सारी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट्स है वो ना ही उन्हें पावर शेयर करती है लोकल गवर्नमेंट के साथ और ना ही उन्हें एडुकेट रिसोर्सेज भी देती है। तो हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट के सामने, इस थर्ड लेवल ऑफ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि सर स्टेट गवर्नमेंट उसके साथ पावर शेयर करना नहीं चाहती, रिसोर्सेज को शेयर नहीं करना चाहती। वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। और आज हम देखेंगे इसकी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। और हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकेट द फॉलोइंग स्टेट्स ऑन अ ब्लैंक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो बच्चों ये क्या है, एक पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, और इसके ऊपर हमें कौन से स्टेट्स को शो करना है, हमें बताना है सर मणिपुर कहाँ है, सिक्किम कहाँ है, छत्तीसगढ़ कहाँ है और गोवा कहाँ है। तो हम बात करते हैं मणिपुर की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सर मणिपुर कहाँ है, सर मणिपुर कहाँ है, तो सर मणिपुर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है। तो सर मणिपुर यहाँ है। तो ये वाला जो स्टेट हमें दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, ये मणिपुर है। फिर हम बात करते हैं सिक्किम की। तो सर सिक्किम क्या है, सिक्किम हमारे है ना इंडिया के अंदर एक नेक के जैसा है। तो सर नेक कहाँ है, वो यहाँ है। ये जो ग्रीन वाला है यही क्या है बच्चों, ये सिक्किम है। तो इसके आगे मैं पॉइंट लगा देता हूँ, ये है .1 मतलब सर मणिपुर है। .2 मतलब ये कौन सा है, सिक्किम है। छत्तीसगढ़ कहाँ है, तो सर ये वाला जो स्टेट है ना इसे हम कह देते हैं छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ कहाँ है, झारखंड के नीचे है। तो सर हम ये समझ सकते हैं कि ये कौन सा है, .3 है। अब हम बात करते हैं गोवा की। अब गोवा कहाँ है, सर गोवा है महाराष्ट्र और साथ ही साथ जो कर्नाटका है उसके बीच में। मतलब सर हम बात करते हैं इस एरिया की, तो सर यहाँ पे हमारा क्या है 4th पॉइंट, मतलब सर यहाँ पे क्या है हमारा गोवा है। फिर हम आगे देखते हैं
ग्रीन, सिक्किम सर इसका कलर बता रखे हैं, आप देख लेना एक बार। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई एंड शेड 3 फेडरल कंट्रीज अदर देन इंडिया और अ ब्लैंक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ दी वर्ल्ड। तो हमें क्या बताना है, 3 फेडरल कंट्रीज बना रही है जहाँ पे हमें फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है। तो उनमें से एक है साउथ अफ्रीका। तो सर साउथ अफ्रीका तो हमें नाम से ही पता पड़ गया होगा सर कहाँ है, अफ्रीकन कंटिनेंट के एकदम एंड में है। तो ये क्या है सर, ये साउथ अफ्रीका है। और साउथ अफ्रीका है में ही हमें क्या देखने को मिलती है, एक फेडरलिज्म गवर्नमेंट टाइप ऑफ सिस्टम हमें देखने को मिलता है। फिर जो सेकंड है वो है सर पाकिस्तान। सर पाकिस्तान में भी फेडरलिज्म है और पाकिस्तान हमें कहाँ देखने को मिलता है, पाकिस्तान हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसीलिए जो सेकंड पॉइंट है, या फिर हम कह देते हैं इसको पॉइंट नंबर 2, जिसका नाम है सर पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान इंडिया के जस्ट यहाँ है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, तो सर ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे। तो ये जो कंट्री है इसका नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे फेडरलिज्म देखा जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉइंट आउट वन फीचर इन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज सिमिलर टू एंड वन फीचर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बेल्जियम। तो सर हमें हमारा कंपैरिजन करना है बेल्जियम से। बेल्जियम के कंपेयर में हमें फेडरलिज्म इन इंडिया का एक क्या बताना है, सिमिलर फीचर बताना है, और साथ ही साथ हमें एक डिफरेंट फीचर भी बताना है। फीचर इन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ बेल्जियम, देयर इज अ पावर शेयरिंग बिटवीन द मेन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो सर सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने बेल्जियम का एग्जांपल जहां पे भी देखा है तो हमने सर एक एग्जांपल यूज किया है। वो एग्जांपल है सर पावर शेयरिंग का, कि सर जो हमारा बेल्जियम है वहां पे पावर शेयरिंग बहुत अच्छे से करी गई है। तो सर इंडिया के अंदर भी तो पावर शेयरिंग अच्छे से करी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। सर यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट लिखा है, तो सर यूनियन गवर्नमेंट ही सेंट्रल गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट है, और साथ ही साथ वही यूनियन गवर्नमेंट भी है। फिर हम आगे चलते हैं। अब फीचर इन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बेल्जियम। और सर हमें एक ऐसे फीचर की बात करनी है जो हमारे बेल्जियम से अलग है। इंडिया हैज नो कम्युनिटी गवर्नमेंट इन प्रैक्टिस। तो सर इंडिया के अंदर कोई भी कम्युनिटी गवर्नमेंट प्रैक्टिस में नहीं है, वाइल बेल्जियम हैज वन। तो सर इंडिया के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, जबकि सर जो बेल्जियम है वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड अ यूनिटरी, वन एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो सर हमें क्या बताना है, एग्जांपल्स, हमें एग्जांपल्स बताने हैं, साथ ही साथ हमें डिफरेंसेस बताने हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। फिर हम देखते हैं इसके कुछ डिफरेंशिएशन। फिर देखते हैं फेडरल गवर्नमेंट में हमें क्या देखने मिलता है, सर देयर इज अ शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो सर फेडरल गवर्नमेंट के अंदर पावर शेयरिंग हमें देखने को मिलती है, किनके बीच, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। फिर हम बात करते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच। तो सर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में हमें देखने को मिलता है द पावर इज सेंट्रलाइज्ड विद द यूनियन गवर्नमेंट एंड देयर इज नो रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो सर सारी पावर कहाँ अक्यूमुलेट हो जाती है, यूनिटरी एक होता है ना, जो यूनियन जो गवर्नमेंट है उसके पास ही जाके अक्यूमुलेट हो जाती है, और सर स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा कोई रोल हमें देखने को नहीं मिलता है। तो सर फेडरल सिस्टम में तो हमें पावर शेयरिंग देखने को मिलती है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमें स्टेट गवर्नमेंट ही देखने को नहीं मिलती। तो सर पावर शेयरिंग होगी किसके साथ। फिर हम बात करते हैं एग्जांपल। तो सर फेडरल गवर्नमेंट का एग्जांपल है इंडिया। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री विद यूनियन गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड पंचायती राज एट द लोकल लेवल। तो सर इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम देखा गया है कि सर सबसे फर्स्ट जो है, फर्स्ट लेवल के ऊपर है हमारा नेशनल गवर्नमेंट, सेकंड पॉइंट के ऊपर है हमारा स्टेट गवर्नमेंट, जो थर्ड पॉइंट है, या फिर हम चलते हैं थर्ड टायर की तरफ। तो सर थर्ड टायर में देखा जाता है पंचायती राज सिस्टम। अब हम बात करते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट की, जहाँ पे सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है और सर एक ही गवर्नमेंट रूल कर रही है, तो सर वो है श्रीलंका। तो सर श्रीलंका में कौन सी गवर्नमेंट है, द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल दी पावर्स। तो सर जो नेशनल गवर्नमेंट है वहाँ की, श्रीलंका की, उसके पास ही सारी पावर्स देखी जाती है। फिर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड इन 1992। तो अब हम है ना दो डिफरेंस बताने जा रहे हैं किसके बीच, सर 1992 से पहले का जो लोकल गवर्नमेंट था उसमें, और सर 1992 के बाद का जो लोकल गवर्नमेंट था उसमें हम डिफरेंस बताने जा रहे हैं। तो ऐसा देखा गया था कि सर लोकल गवर्नमेंट प्री 1992, सर लोकल गवर्नमेंट कब की, 1992 से पहले की। इलेक्शन टू दिस लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। तो ऐसा देखा जाता था कि सर रेगुलर बेसिस पे इलेक्शन नहीं कराए जाते थे, कब सर, लोकल गवर्नमेंट प्री 1992 में। फिर हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड 1992। और सर जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाता है उसके बाद रेगुलर बेसिस पे इलेक्शन कराए जाते हैं। तो सबसे पहला बेस कौन सा है कि सर पहले तो रेगुलर बेसिस पे इलेक्शन नहीं देखने को मिलते थे, पर अब रेगुलर बेसिस पे हमें इलेक्शन देखने को मिलते हैं। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेस ऑफ देयर ओन।
सर देखा जाता है प्री 1992 पीरियड के अंदर की जो लोकल गवर्नमेंट है उसके पास ना तो पावर होती है ना ही कोई रिसोर्सेस होते हैं। पर जब हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 की, मतलब सर अमेंडमेंट होने के बाद कि दी स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो सर अब ये देखा जाता है कि सर जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट के साथ कुछ पावर्स और कुछ रेवेन्यू शेयर करना ही पड़ेगा। तो सर हमने देखा कि सर जब अमेंडमेंट हुआ तो उसके बाद में ये फर्क आया है। द नेचर ऑफ शेयरिंग वरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और सर जो पावर शेयरिंग का जो ये कॉन्सेप्ट है, साथ ही साथ सर जो रेवेन्यू शेयरिंग का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये स्टेट टू स्टेट भी वरी करता है। फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो सर फिल इन दी ब्लैंक्स में हम देखते हैं सिंस द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ डैश टाइप ऑफ फेडरलिज्म ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स एंड स्टेट are dash vice versa the federal government, but India is a dash type of federation and some states have more power than others. In India the dash government has more power. तो अब देखते हैं कि सर इसको हम फुलफिल करने के बाद ये कुछ कैसा लगेगा। तो देखते हैं since the United States is a coming together type of the federation। तो सर जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो एक कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन है, मतलब सर सभी जो स्टेट्स है वो आपस में साथ आए थे। मतलब सर पहले कोई स्टेट नहीं था, पहले कोई नेशन कंट्री नहीं था, कई सारे जो स्टेट्स है वो साथ आके बनाते हैं और क्या बनाते हैं सर, एक फेडरेशन बनाते हैं। इसीलिए उसे क्या कह देते हैं, कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट कह देते हैं हम। फिर हम आगे देखते हैं ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स। तो सर जब सब एक साथ आके उन्होंने खुद की है ना एग्री, एक खुद के एक्सेप्टनेस से इसको बनाया था, तो सर हम समझ सकते हैं कि सर जो पावर थे वो सब कैसी होगी, इक्वल्स होगी। साथ ही साथ स्टेट्स आर स्ट्रॉन्गर वैसे दी फेडरल गवर्नमेंट। और ये भी देखा गया है कि सर स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो फेडरल गवर्नमेंट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बट इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन। पर जब हम बात करते हैं हमारे इंडिया की, तो सर इंडिया क्या है, एक होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन है, जिसमें देखा जाता है कि जो स्टेट्स है उसके पास कुछ ज्यादा पावर्स हमें देखने को नहीं मिलती। इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोस्ट पावर। तो ऐसा देखा जाता है कि सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास इंडिया में ज्यादा पावर थे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हियर आर 3 रिएक्शन टू द लैंग्वेज पॉलिसी अलाउड इन इंडिया। तो सर यहाँ पे कुछ रिएक्शन दे रखे हैं जो हमारी लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में है। गिव एन आर्ग्यूमेंट एंड एन एग्जांपल टू सपोर्ट एनी दिस पोजीशन। अब हमें क्या बताने हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स बताने, कुछ एग्जांपल्स बताने हैं ताकि हम इस पोजीशन को सपोर्ट कर सके। द पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन और द पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन हैज स्ट्रेंथेंड नेशनल यूनिटी। तो सर जो संगीता है, संगीता का ऐसा मानना है कि सर जो पॉलिसी है, जो ये लैंग्वेज पॉलिसी है, उसने हमारे नेशनल यूनिटी को क्या किया है, अकोमोडेट किया है। फिर हम चलते हैं अरमान की तरफ। अरमान बोलता है द लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स हैव डिवाइडेड अस बाय मेकिंग एवरीवन कॉन्शियस ऑफ देयर लैंग्वेज। पर सर अरमान जो है उसका ऐसा मानना है कि सर जो ये लैंग्वेज बेस्ड जो स्टेट्स है ना, जो ये डिवीजन है, ये जो डिवाइडेशन है, उसके कारण हमारा एक ओवरऑल जो सिस्टम है, एक ओवरऑल जो कंट्री है वो लैंग्वेज से डिवाइड हो चुका है। अब लोगों को अपनी लैंग्वेज ज्यादा ही अच्छी लगने लगी और उसके कारण वो डिवाइड भी होना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं हरीश की। दिस पॉलिसी हैज ओनली हेल्प टू कंसोलिडेट द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश ओवर ऑल अदर लैंग्वेज। सर ये जो पॉलिसी है ये क्या कर रही है सर, ये ओवरऑल जो इंग्लिश है और इंग्लिश के डोमिनेंस को हमारी लैंग्वेजेस के ऊपर बनाए रखने के लिए कोशिश कर रही है। फिर हम चलते हैं The policy of accommodation mentioned by Sangeeta is a correct reaction to the language policy followed in India। तो सर हम समझ सकते हैं कि सर संगीता ने जो हमें आंसर दिया है कि सर जो लैंग्वेज पॉलिसी जो है वो हमें क्या देती है, हमारे ओवरऑल सिस्टम को क्या देती है, अकोमोडेशन देती है, वो एकदम सही है। ड्यू टू दिस पॉलिसी इंडिया स्टैंड्स इन यूनिटी विद स्टेट्स हैविंग डिफरेंट लैंग्वेज। तो सर इसी के कारण, इसी पॉलिसी के कारण अब जो इंडिया है वो यूनिटी के साथ भी खड़ा है और साथ ही साथ स्टेट्स के पास डिफरेंट लैंग्वेजेस भी देखने को मिलती है। Had India not followed the policy of accommodation, several states could have proposed separation from the कंट्री। तो सर अगर इंडिया ऐसा नहीं करता, अगर इंडिया इस पॉलिसी को अकोमोडेशन नहीं देता, तो कई सारे जो स्टेट्स है ना वो सेपरेशन को क्या करते, प्रपोज कर देते। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन, द डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट। अब सर एक अलग फीचर बताना है हमें फेडरल गवर्नमेंट का, तो हम ये देखते हैं ऑप्शन ए में, द नेशनल गवर्नमेंट गिव्स सम पावर्स टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो सर हम समझ सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट में ये तो होता है कि सर कुछ नेशनल गवर्नमेंट्स होती है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की तरफ अपनी पावर्स को क्या करती है, डाइवर्ट करती है, शेयर करती है। फिर हम चलते हैं ऑप्शन बी की तरफ, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर हम देख सकते हैं कि सर जो पावर्स है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में बांटी जाती है। इलेक्टेड ऑफिशियल एक्सरसाइज सुप्रीम पावर इन दी गवर्नमेंट। और ऐसा देखा जाता है कि सर जो इलेक्टेड ऑफिशियल जो है वो एक्सरसाइज करते हैं सुप्रीम पावर को गवर्नमेंट के अंदर। फिर हम बात
बात करते हैं आगे, सर गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो सर जो गवर्नमेंटल पावर है वो डिवाइड हो रखी है डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच। फिर हम देखते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हमारे सामने है गवर्नमेंटल पावर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये हमारा फेडरेशन वगैरह जो भी, तो ये हमारा फेडरेशन गवर्नमेंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, गवर्नमेंटल पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो सर जो गवर्नमेंट की पावर है वो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर क्या की गई है, डिवाइड करी गई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्यू सब्जेक्ट्स इन वेरियस लिस्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन हियर, ग्रुप देम अंडर द यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट एज प्रोवाइडेड इन द टेबल। तो सर अभी हमारे सामने कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इन सब्जेक्ट्स को हमें स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें इनको डिवाइड करना है। तो चलो देखते हैं कि सर जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में आते हैं सर डिफेंस आता है, कम्युनिकेशन आता है, बैंकिंग सिस्टम आता है। ये तीनों किस में आते हैं, ये सारे के सारे यूनियन लिस्ट आते हैं। इन तीनों के ऊपर है ना लॉ बनाने का, रेगुलेट करने का, इनका सबका जो एक सब्जेक्ट के ऊपर जो कंट्रोल है वो किसका है, यूनियन गवर्नमेंट का। फिर हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। स्टेट लिस्ट को कौन कंट्रोल करता है, स्टेट पावर कंट्रोल करती है, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और ये जो सब्जेक्ट है वो है पुलिस, एग्रीकल्चर और ट्रेड। फिर इसके बाद इसके साथ हम बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट की। तो सर कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं एजुकेशन, फॉरेस्ट और मैरिजेस। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एग्जामिनिंग द फॉलोइंग पेयर्स दैट गिव द लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया एंड द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट at that level to make laws on the subject mentioned against each, which of the following pairs is not correctly matched। तो इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं कर रखा है। तो चलो एक बार हम देख लेते हैं। सर जो स्टेट गवर्नमेंट रिलेट है स्टेट लिस्ट से, तो सर एकदम ये सही है। दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट से क्या हो रखी, मैच हो रखी, ये भी सही है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही आते हैं किसमें, कॉन्करेंट लिस्ट में। तो सर ये भी सही है। लोकल गवर्नमेंट के पास क्या रेजिडुअल पावर रहती है, नहीं सर, रेजिडुअल जो पावर्स होती है वो सब किसी के पास रहती है, वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है। इसीलिए हम समझ सकते हैं कि सर जो लोकल गवर्नमेंट, या फिर हम बात करते हैं रेजिडुअल पावर वाला, ये जो ऑप्शन हमारे सामने हमें दिखाई दे रहा है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो सर हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ क्या करना है, मैच करना है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत जैसे कुछ ऑप्शन है। अब हम मैच करते हैं। तो सर यूनियन ऑफ इंडिया जो है वहां पे हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर को। फिर हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। तो सर स्टेट गवर्नमेंट में क्या देखे जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में देखे जाते हैं गवर्नर। फिर हम बात करते हैं सर म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन की। तो सर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए सबसे जो लिस्ट मैच कर रही है वो है सर मेयर। फिर हम बात करते हैं ग्राम पंचायत के लिए। तो सर ग्राम पंचायत के लिए सबसे ऊपर जो उनका एक ऑफिशियल होता है उसका नाम होता है सर सरपंच। मतलब सर जितना भी एग्जीक्यूटिव, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका हेड कौन होता है, सरपंच ही होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 की, कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। हमें 2 स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं। ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इन अ फेडरेशन द पावर्स ऑफ द फेडरल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर क्लियरली डेमोक्रेटेड। फिर हम बात करते हैं इंडिया इज अ फेडरेशन बिकॉज द पावर्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे हैव एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। श्रीलंका इज अ फेडरेशन बिकॉज द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, और ऑप्शन सी यही था। फिर हम आगे देखते हैं जो ऑप्शन डी है वो है इंडिया इज नो लॉन्गर अ फेडरेशन बिकॉज सम पावर्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन डिवॉल्व्ड टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो सर ऐसे में हमारे सामने कुछ ही ऑप्शन आते हैं। अब उसमें से हमें कुछ करेक्ट आंसर बताने हैं। तो करेक्ट आंसर है सर ए और बी। और ए और बी कौन कौन से हैं, इन अ फेडरेशन द पावर्स ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर क्लियरली डिमार्केटेड। तो सर फेडरेशन में ये बताया जाता है कि सर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसकी क्या पावर है और साथ साथ जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी क्या पावर है। तो ये पॉइंट जो है वो सही हो गया। इंडिया इज अ फेडरेशन बिकॉज द पावर्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे हैव एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। तो सर हम बात करते हैं इंडियन फेडरलिज्म की। तो सर इंडियन फेडरलिज्म में देखा जाता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ स्पेसिफिक पावर्स होती है। और सर ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सर इनके ऊपर, इन पावर्स के ऊपर, इन लिस्ट के ऊपर जो एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं स्टेट और इन्हीं स्टेट गवर्नमेंट का होगा। तो बच्चों आज के इस टॉपिक में इतना ही। टॉपिक अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे स्पोर्ट्स चैनल के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।